वह एक ऐसा बुलावा प्राणी था जिसे पूरी दुनिया ने नकार रखा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे बुलाया मैं खुशी से पागल हो गया और उसे गले लगाकर चूमने लगा। ये देखते ही मेरे सहपाठी मुझे एक नंबर का चतुर कहकर मजाक उड़ाने लगे। यहाँ तक कि मेरे क्लास टीचर जो मुझसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे वो भी गुस्से में बोले कि मैंने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। इसके बजाय मैंने अपनी सारी जमा पूंजी बेचकर पूरे 100 किलो राक्षस का मांस खरीदा और अपने छोटे से काले भेड़िए को खिला दिया ताकि उसके अंदर छुपी हुई प्रतिभा जाग सके। मैंने उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा और ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग में अनुबंध का संकेत आया। निष्ठा 100% कभी धोखा नहीं देगा। क्या आप जीवनबद्ध कनेक्शन करना चाहते हैं? लगभग 2 बजे एक काली गाड़ी दूसरे स्कूल के सामने रुकी। 5 लोग उसमें से उतरे। ली मिंगजी बड़े गंभीर भाव से आगे बढ़े। शीर्ष विश्वविद्यालयों के गुरु आखिरकार 5वें स्तर के पेशेवर होते थे, यहाँ तक कि महापौर भी उनका सम्मान करते थे। स्वागत कक्ष में पहुंचकर एक आलसी मुद्रा में बैठी जी फेई ने हल्के से पूछा, चेन निंग कहाँ है? इतने में दरवाजा खुला और मैं अपने दोस्त लू वेन के साथ अंदर आ गया। जी फेई ने नीचे से ऊपर तक मुझे ध्यान से देखा। बहुत अच्छे हो, ये शक्ल तो हमारे यूनक्यू विश्वविद्यालय में आने लायक है। पास में बैठे फेंग यी को ये बात अच्छी नहीं लगी। बाहर के लोग कुछ भी कहें, पर तुम लोग सच में शक्ल देखकर छात्र लेते हो? फिर उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर कहा, चेन विश्वविद्यालय चुन लो, तुम्हें प्रवेश उपहार के तौर पर 3 चीजें दूंगा, जो मन करे ले लेना। मैंने मन में सोचा, बस 3? क्या भिखारी समझ रखा है? बाकी चारों ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। तुम तो इनका मूल्य ही नहीं समझते। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। जो भी मुझे बुलाने की कोशिश करता, बाकी 4 उसके खिलाफ हो जाते। जी फेई ने गहरी सांस ली और मुझसे कहा, तुम अभी पहले स्तर के हो और अभी तक बुलावा शुरू नहीं किया होगा। अगर तुम यूनक्यू आओगे तो मैं सीधे ऊपर आवेदन कर दूंगी। तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बुलावा सामग्री जुटा दूंगी। तुम्हारे पास जो काला भेड़िया है उसमें विकास की प्रतिभा है। जितने भी संसाधन चाहिए बस नाम बता दो। यहाँ तक कि अपनी बेटी भी दे सकती हूँ। ये सुनकर बाकी चारों चुप हो गए। उनकी नजरों में भी यह शर्त बहुत बड़ी लगी। इस साल 2 लाख अंक से अधिक वाले 10 से कम नहीं थे। अगर मुझ पर इतने संसाधन खर्च कर दिए तो आगे वाले छात्रों के लिए कुछ नहीं बचेगा। चारों ने हाथ खड़े कर दिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, बाकी सब ठीक है, पर बेटी देने की जरूरत नहीं। जी फेई के चेहरे की सिकुड़न दूर हुई। वो मन में खुश हुई। अच्छा, तुम्हें अगर बड़ी उम्र वाली पसंद है तो मैं खुद भी चल सकती हूँ। मैं कुछ और कहने वाला था कि चुप हो गया। आखिर में मैंने यूनक्यू विश्वविद्यालय चुन लिया। इसलिए नहीं कि जी फेई कितनी खूबसूरत थी, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बहुत कुछ देने का वादा किया था। जल्द ही विश्वविद्यालय का दिन आ गया। 9वें स्तर की राजधानी मध्य शहर यूनक्यू विश्वविद्यालय। देश भर के टॉप छात्र यहाँ जमा हुए। मैंने एक छात्रावास चुन लिया। अंदर हर तरह की सुविधाएं और जरूरत का सामान मौजूद था। तभी मेरे खास उपकरण में संदेश आया, तुम्हारी बुलावा सामग्री मंजूर हो गई है और जो भी संसाधन चाहिए बताओ, मैं अधिकतम मदद करूंगी। जी फेई ने ये संदेश भेजा और आराम से अपनी कुर्सी में खड़े जियांग वुई ने हैरानी से पूछा, हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हम 4 प्रांतीय टॉपर्स ले सकते हैं जो चेन निंग की कीमत से कहीं अधिक हैं। मुझे माफ करें, पर वह इतना मूल्य नहीं रखता। जी फेई बस मुस्कुराई और बोली, कल नए छात्रों की प्रतियोगिता होगी, तब सब साफ हो जाएगा। मैंने बुलावा सामग्री फर्श पर रखी, एक हाथ आगे बढ़ाया और बुलावा मंत्र का उपयोग किया। पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। कुछ ही मिनटों में मेरी नजर एक चांदी की तितली पर पड़ी जिसके 4 पंख थे और आकार लगभग 60 सेंटीमीटर था। मैंने मन में सोचा, ये फिर कोई बीमार कमजोर ही निकला। मैंने इसका पैनल देखा। बुलावा प्राणी, चांदी की तितली, तर 10, ताकत 1, शरीर 1, फुर्ती 1, जादू 1, कुल 4 अंक। ये तो मेरे काले भेड़िए से भी कमजोर था। मैंने सिर हिला दिया। यह अब तक के सबसे कमजोर प्राणी के रिकॉर्ड को तोड़ चुका था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने सोचा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लंबी संभावनाएं दूंगा। तितली धीरे धीरे मेरी तरफ उड़ी। मैंने अपनी उंगली आगे बढ़ा दी। जांच शुरू हुई। निष्ठा 100% कभी धोखा नहीं देगी। क्या आप जीवनबद्ध कनेक्शन करना चाहते हैं? मैंने हाँ कर दिया और तुरंत मेरी आत्मा में ऐसा दर्द हुआ जैसे कोई मुझे अंदर से फाड़ रहा हो। फिर संदेश आया, बधाई हो, आपके बुलावा प्राणी में एसएसएस स्तर की अनोखी प्रतिभा वानहुआ शेनबियन हजारों रूप बदलने की शक्ति जागृत हुई है। ये किसी भी रूप में बदल सकता है और अलग अलग क्षमताएं प्राप्त कर सकता है। तभी चांदी की तितली चांदी की रोशनी में बदली, मेरा रूप धारण कर लिया और बोली, मालिक। थोड़ी समझ के बाद मैं वानहुआ शेनबियन की असली ताकत समझ गया। मैंने एक बक्सा खोला जिसमें युद्ध कवच के टुकड़े रखे थे। मैंने तितली को इशारा किया और अपनी इच्छा भेजी। वो रोशनी में बदलकर मेरे हाथ पर लिपट गई। फिर चांदी का कवच बना, धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर को ढक लिया। मुझे कोई भारीपन या बेचैनी महसूस नहीं हुई, जैसे वो कवच मेरे शरीर का ही हिस्सा हो। मैं बहुत खुश हुआ। साथ ही इस प्रतिभा में धातुओं को पिघलाकर कवच को और सख्त बनाने की क्षमता थी, जैसे लालची भक्षण। यानी यह एक ऐसी प्रतिभा थी जो लगातार बढ़ती जा सकती थी। ये सोचकर मैंने फैसला किया, पहले तितली को मजबूत करूंगा। मैंने जी फेई को संदेश भेजा, मुझे खास गुणों वाली धातु सामग्री चाहिए। महज आधे घंटे में सामान आ गया। अलग अलग गुणों वाली दुर्लभ धातुएं और खनिज हर एक कीमती संसाधनों की कतार में आता था। मैं अपने कमरे में वापस आया और तितली को पिघलाने लगा। जल्द ही मेरे शरीर पर चढ़ा कवच बेहद कठोर हो गया, इतना कि दूसरे स्तर के पेशेवर को भी इसे तोड़ने में मुश्किल होती। साथ ही उस कवच का वजन 5 टन था। मुझ पर कोई
कोई असर नहीं, पर अगर दुश्मन पर गिरे तो पहाड़ जैसा भारी लगे। मैं लिविंग रूम में आया तो शोर सुनकर मेरे 3 रूममेट्स हैरान हो गए। एक लड़के ने आकर कहा, नमस्ते, मैं किंग युआन प्रांत का दूसरा नंबर हूँ। फेंगे, एक साधारण पेशे के साथ प्रांतीय टॉपर बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा ठंडे स्वभाव वाला लड़का व्यंग्य से बोला, ये सिर्फ किस्मत थी कि उसे एक ताकतवर बुलावा प्राणी मिल गया। वह लोंगजे प्रांत का दूसरा नंबर था, जिसके 23,000 अंक थे। उसकी नजर में मैं बिना शेर के जंगल में बंदर राजा था। फेंगे ने शांति से कहा, मेरे हिसाब से किसी ताकतवर प्राणी को बुलावा देना अपने आप में एक खासियत है। ये दिखाता है कि चेन निंग में कुछ तो खास है। वैसे ही बहस होने वाली थी कि तभी पूरे विश्वविद्यालय में आवाज गूंजी। सभी नए छात्र अपने हथियार और कवच लेकर यूनक्यू चौक पर तुरंत इकट्ठा हैं। सोफे पर बैठे ताओ यांग ने कहा, लगता है नए छात्रों की प्रतियोगिता आधे महीने पहले शुरू हो रही है। शहर के बाहर विचित्र जानवर बढ़ रहे हैं, इसलिए विश्वविद्यालय चाहता है कि हम उन्हें मारने का काम करें। ये सुनकर मैं चुप हो गया। मुझे अपने पुनर्जन्म वाली दुनिया याद आ गई। मुझे नहीं पता था कि नीले तारे पर भी इतनी जल्दी यही संकट आ जाएगा। मैं यही सोच ही रहा था कि उस ठंडे स्वभाव वाले लड़के ने घमंड से कहा, बहुत अच्छा हुआ चेन निंग, मैं तुझे प्रतियोगिता में हराकर साबित कर दूंगा कि मैं तुझसे ज्यादा टॉपर बनने लायक हूँ। उसका मुझ पर एहसान करने वाला अंदाज देखकर मैं मुस्कुराया। तो होड़ करते हैं, पर मैं ही सबको पीछे छोड़ दूंगा। यूनक्यू चौक में सभी नए छात्र जमा हो गए। विश्वविद्यालय के प्रमुख ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहले 100 में आने वालों को शहर के बाहर विचित्र जानवरों को मारने के लिए भेजा जाएगा। वहाँ मौत के दबाव में तुम जल्दी बढ़ोगे। उनके पीछे खड़े सचिव ने आगे कहा, आधे महीने बाद होने वाली नए छात्रों की प्रतियोगिता अभी शुरू हो रही है। तुम्हें 20 से 30 स्तर के बड़े इंस्टेंस डंगोन दरार घाटी में जाना होगा। इस प्रतियोगिता से ही तुम्हारे भविष्य के संसाधन तय होंगे। इतना कहकर डंगोन का दरवाजा खुल गया। वहाँ से आ रही शक्ति ने पूरे चौक को हिला दिया। कुछ छात्रों के पैर कांपने लगे और होंठ थरथराने लगे। मजाक है, मैं अभी एक स्तर का भी नहीं हूँ, ये कैसे लड़ूंगा। तभी लुओ शुवान नाम का एक लंबा लड़का भीड़ में कुछ ढूंढता हुआ मेरे पास आया। लिन भाई, उसके साथ एक छोटे बालों वाली और भूरी आंखों वाली लड़की थी। उसने कहा, यह मेरी बहन है लुओ निंग। मेरे चेहरे के भाव अजीब हो गए। लड़की डरते हुए अपने भाई के पीछे छिप गई और बहुत धीमी आवाज में बोली, नमस्ते। मैंने हताश होकर सांस ली और उन्हें अपने समूह में शामिल होने का न्योता दे दिया। मुझे दूसरों के साथ समूह बनाते और अपने ऊपर बोझ बढ़ाते देखकर उस ठंडे स्वभाव वाले लड़के ने माथा सिकोड़ लिया। डंगोन में जाने से पहले उसने ठंडे स्वर में कहा, बस इतना याद रखना चेन निंग, बहुत बुरी तरह मत हारना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल हम तीनों वहाँ से गायब हो गए। थोड़ी ही देर में सभी छात्र डंगोन के अंदर पहुँच गए। एक गुरु ने हाथ हिलाकर पानी के पर्दे वाला प्रक्षेपण मंत्र दिखाया। दरार घाटी सैकड़ों किलोमीटर में फैली हुई थी, जैसे कोई विशाल भूल भुलैया हो। हम तीनों अंदर आए ही थे कि सामने से राक्षसों की दहाड़े सुनाई दी। मैंने सोचा, चलो अब अपनी असली ताकत देखते हैं। मैंने अपनी इच्छा भेजी। सफेद रोशनी के साथ चांदी की तितली प्रकट हुई। बस कुछ ही कदमों में मैंने अपने ऊपर चांदी का कवच चढ़ा लिया। दाएं हाथ में तियांक्वान वंडर स्टाफ थाम लिया और पीछे से चांदी की तलवार निकाल ली। फिर एक झटके में मैं जमीन पर पांव मारकर सीधा सैकड़ों मीटर दूर राक्षसों के सामने जा पहुंचा। वह कौशल जो मूल रूप से जान बचाने के लिए बना था, मैंने उसे दूरी कम करने के लिए इस्तेमाल कर दिया। मैंने तलवार चलाई जैसे टोफू काट रहा हो। आराम से कई राक्षसों के शरीर कट गए। मैं एक छाया की तरह बीच से गुजर गया और पलक झपकते ही सबको मारते हुए आगे निकल गया। सभी राक्षस बिना कुछ समझे ही हैरानी से जमीन पर ढेर हो गए। ये देखकर लुओ शुवान खुशी से चिल्लाया, लिन भाई कमाल है। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस अनुभव अंक बढ़ते जा रहे हैं। यही है बड़े की राह पकड़ने का मजा। बाहर ये देखकर सभी गुरु हैरान रह गए। उसकी गति और क्षति किसी करीबी लड़ाकू छिपे हुए पेशे के बराबर थी। इतना कमजोर आधार गुण नहीं हो सकता। तब एक गुरु ने ध्यान से सोचकर कहा, क्या वो चांदी की तितली चेन निंग का दूसरा बुलावा प्राणी है जो हथियार बन सकता है? ऐसा तो कभी सुना ही नहीं। विश्वविद्यालय के प्रमुख भी काफी हैरान हुए। उन्होंने जी फेई की तरफ देखा जो बड़े गर्व से मुस्कुरा रही थी और फिर सिर हिलाकर बोले, अभी तक 10 से अधिक लोगों के अंक चेन निंग से ज्यादा हैं। समूह बनाने से अंक कम मिलते हैं। बस इतने भर से उसकी टॉपर वाली उपाधि अधूरी रह जाएगी। वो तो तुम्हारा भावी दामाद है, उसकी शर्म का तुम्हें क्या फायदा? जी फेई कुछ कहने ही वाली थी कि उनके सिर के पिछले हिस्से पर एक थप्पड़ जा गिरा। प्रमुख के चेहरे पर काली लकीरें दौड़ गई थी। इस बीच डंगोन के अंदर मेरा चांदी का कवच खून से लथपथ हो चुका था। ये 20वें स्तर के राक्षस थे। मैं उन्हें एक ही वार में मार रहा था। लग रहा था मैं अब दूसरे स्तर के चरम पर पहुंच चुका था। तीसरे स्तर के खिलाफ भी अगर हार गया तो बच निकलूंगा, इतना तो पक्का था। तभी अचानक मेरे दिमाग में अनेकों नकारात्मक भावनाएं आने लगी। मुझे अपनी जान लेने का आदेश दे रही थी। मैं वहीं जमकर खड़ा रहा। लुओ शुवान घबराकर बोला, निंग अपना क्षेत्र हटा ले। लुओ निंग ने डरते हुए कहा, जल्दी बंद करो। मैं मुस्कुराया, कोई बात नहीं, इसका मुझ पर कोई असर नहीं होता। मैंने इसको देखा, अभी सिर्फ 101 अंक ही मिले थे। ये बहुत धीमी गति थी। अगर मुझे जल्दी मजबूत होना है तो मुझे पहले स्थान पर आना ही होगा, तभी विश्वविद्यालय से सारे संसाधन मिलेंगे। चाहे चांदी की तितली हो या काला भेड़िया, दोनों को भारी मात्रा में संसाधन चाहिए थे। ये सोचकर मैंने अपनी इच्छा भेजी और अचानक सफेद रोशनी के साथ एक विशाल हिंसक भेड़िया प्रकट हुआ। उसकी डरावनी चीख पूरी घाटी में गूंज उठी। इस काले भेड़िए को पहली बार देखकर
देखकर लुओ निंग डर के मारे सिकुड़ गई और मेरे पीछे छिप गई। मैंने अपने भेड़िए को आदेश दिया, जाओ हेमिंग, इस घाटी के सभी राक्षसों को खा डालो। आदेश सुनते ही हेमिंग की आंखों में खूंखारपन आ गया। वो पल भर में वहां से गायब हो गया और घाटी के अंदरूनी हिस्से की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में मेरी कलाई पर लगे रिकॉर्डर से लगातार अंक बढ़ने की आवाजें आने लगी। मैं दूसरी तरफ बढ़ गया ताकि दोनों तरफ से अंक कमा सकूं। थोड़ी दूर पर एक लड़की ने अपनी गहरी लाल बिजली वाली राक्षसी ड्रैगन को नीचे हजारों राक्षसों पर गिरा दिया। जमीन पर उसके प्रहार से 100 मीटर का दायरा चटक गया। गहरी लाल बिजलियां फूट पड़ी और सबको नष्ट कर दिया। लड़की के चेहरे पर अब भी संतुष्टि नहीं थी। ये बेकार राक्षस कुछ खास निकले ही नहीं। अपनी बड़ी बहन को फिर से पागलपन की हद पर देखकर लुओ लान के चेहरे पर हताशा आ गई। अचानक एक भयानक गर्मी के साथ एक दहलाने वाली शक्ति का एहसास हुआ। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, रुओ होंगिन की आंखों में लड़ाई की आग भड़क उठी। उसके हाथ में थामी काली बर्छी पर उग्र लाल बिजलियां कौंधने लगी। लेकिन जब उसने उस आग के काले भेड़िए को सामने देखा, उसकी खड़ी पुतलियों से आंखें मिलते ही उसके अंदर डर घर कर गया। फिर भी लड़की के खूबसूरत चेहरे पर एक पागलपन भरी मुस्कान आ गई और वो तुरंत उस विशाल भेड़िए की तरफ लपकी। अपनी बड़ी बहन को बिना किसी डर के दौड़ते देखकर लुओ लान को इसकी आदत थी। उसने चटपट कई तरह के शक्तिवर्धक और बचाव के मंत्र अपने ऊपर लपेट लिए। इन सब के सहारे उसकी लड़ने की क्षमता दोगुनी हो गई थी। अब वो तीसरे स्तर के बॉस से भी टक्कर ले सकती थी। जब दोनों आपस में टकराए, उनकी भीषण ताकत ने चारों तरफ एक तेज हवा का झोंका फैला दिया। सोने जैसी चमक बिखेरते हुए काले भेड़िए को देखकर रुओ होंगिन का चेहरा सख्त हो गया। उसकी यह एक चोट तीसरे स्तर की ताकत के बराबर थी। ये कैसे हो सकता है कि उसे कोई नुकसान न पहुंचे? हेमिंग ने ठंडी नजर से अपने पांव के नीचे उस इंसान को देखा जिसने बिना किसी वजह उस पर हमला किया था। उसने अपना पंजा उठाया और एक झटके में दे मारा। उस भयानक शक्ति के आगे तीनों बचाव की परतें चकनाचूर हो गईं और रुओ होंगिन का शरीर पीछे की तरफ उड़ गया। लुओ लान का चेहरा उतर गया। उसने दोनों हाथ जोड़े और 50 मीटर ऊंची एक पवित्र परछाई धीरे धीरे हवा में दिखने लगी। यहाँ मैं 6 संत रक्षक देवदूतों का आह्वान करती हूँ। एसएस प्रतिभा, देवदूतों की कृपा। उसी वक्त सोने जैसा बचाव पर्दा उठा और दोनों बहनों को ढक लिया। लुओ लान तुरंत चिल्लाई, दीदी पीछे हटो। पर उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हेमिंग ने अपना पंजा उठा लिया। उस पर काली रोशनी चमकी और देखते ही देखते सोने का पर्दा चीरकर बिखर गया। हेमिंग ने उन दोनों को ठंडी नजर से देखा और फिर उनके पास से गुजर गया, जैसे उसे उनसे कोई मतलब ही न हो। बाहर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी गुरु, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय के प्रमुख तक, कोई बोल नहीं रहा था। क्या ये सच में उस बुलावा प्राणी की ताकत थी जिसने कुछ ही दिन पहले पहला स्तर पार किया था? ये तो दूसरे स्तर की सीमा को भी पार कर गया था। सबके मन में एक ही शब्द घूम रहे थे, जोड़ में बेजोड़, इस जमाने का अद्भुत खिलाड़ी। अपनी सहेली जी फेई को फूले नहीं समाते देखकर जियांग वोई पर सदमे की बिजली गिरी। यह असंभव सी प्रायिकता। क्या सच में उसने दांव लगा दिया था? क्या वो सच में कोई प्रतिभाशाली था? अगले 10 घंटों में हेमिंग ने हजारों राक्षस मार डाले। यहाँ तक कि तीसरे स्तर के बॉस में से 3 को भी उसने ढेर कर दिया। अगले स्तर तक पहुँचने में अभी 1300 अंक बाकी थे। ये सिर्फ आधे दिन की कमाई थी। लेकिन जैसे जैसे स्तर बढ़ता था, आगे बढ़ना मुश्किल होता जाता था। लुओ शुवान और लुओ निंग तो बेहद खुश थे। पहली बार उन्होंने इतनी आसानी से स्तर बढ़ते अनुभव किया था, बिना कुछ किए ही। मैंने मुस्कुराते हुए अपने रिकॉर्डर पर नजर डाली। अंक पहुंच चुके थे 34,000। थोड़ी ही देर में हेमिंग पूरा एक चक्कर काटकर वापस मेरे पास आ गया। मैंने उसे एक हाथ से बहाली का मंत्र दे दिया। जल्द ही डंगोन का समय समाप्त हो गया। सफेद रोशनी हम सबको ढक ले गई और हम वापस यूनक्यू चौक पहुंच गए। अनगिनत हैरान निगाहें हमारी तरफ मुड़ गईं। आसपास बहुत से छात्र मैले कुचैले दिख रहे थे, खासकर वो ठंडे स्वभाव वाला लड़का। उसने शर्म से भरकर जमीन पर मुक्का मारा। उसने पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी उसे उस काले भेड़िए के एक पंजे ने बुरी तरह घायल कर दिया था। तभी विश्वविद्यालय के प्रमुख के सचिव ने ऊंची आवाज में कहा, मैं सभी छात्रों के अंकों की सूची घोषित कर रहा हूँ। पहला स्थान चेन निंग, 34,500 अंक। ये सुनकर उस ठंडे लड़के की आंखें फटी रह गईं। उसने तुरंत होलोग्राम स्क्रीन की तरफ देखा और पाया कि मेरे अंक सबसे ऊपर थे, बाकी सबसे काफी दूरी पर। अगले नंबर पर फैंग ये थे, सिर्फ 13,000 अंक। ये बिल्कुल असंभव है, वो बोला। उसे लगा कि सूची में कोई गड़बड़ है। बस उसे ही नहीं, बहुतों को ये हैरत में डालने वाला लगा। आखिर बाकी सबके अंक इतने कम क्यों थे, भले ही 2 टॉपर्स ही क्यों न हो। सचिव ने शायद उनका संदेह भांप लिया। जिस काले भेड़िए से तुम लोगों ने आज मुकाबला किया, वो चेन निंग का बुलावा प्राणी है। जितनों ने भी उसे रोकने की कोशिश की, उसने उन सबको एक ही झटके में बुरी तरह घायल कर दिया। इतना सुनते ही सबकी नजरें मुझ पर जम गई। पूरे सन्नाटे में सिर्फ अचरज था। प्रमुख के सचिव ने फिर कहा, नए छात्रों की प्रतियोगिता यहाँ समाप्त होती है। क्रेडिट अंक आपके छात्र नंबरों में भेज दिए जाएंगे। सब छुट्टी कर सकते हैं। अपने अकेले के स्वीट में वापस आकर जब मैंने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा तो उस ठंडे लड़के का चेहरा थोड़ा अजीब था। वो कुछ देर कसमसाया, फिर
गहरी सांस भरकर बोला, अभी तुम्हारे लिए कुछ सामान आया था, दूसरी खेप के संसाधन। तुम नहीं थे तो मैंने तुम्हारे कमरे में रख दिया। मैं थोड़ा अचंभित हुआ, फिर मुस्कुराकर बोला, अच्छा शुक्रिया। उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और चुपचाप बोला, कोई बात नहीं। अपने कमरे में आकर मैंने वो बड़ा काला बक्सा खोला। इस बार पहली खेप से भी ज्यादा दुर्लभ धातुएं थी। जितना ज्यादा धातु सिल्वर बटरफ्लाई पिघलाएगी उतना ही कठोर उसका कवच बनता जाएगा, इतना कि काला भेड़िया भी उसे न तोड़ सके। साथ ही अलग अलग गुण मिलने की संभावना थी। तो फिर सिर्फ बचाव ही नहीं, हमले की ताकत भी भयानक हो जाएगी। मैं यह नहीं चाहता था कि मैं सिर्फ एक कमजोर बुलावा करने वाला बनकर रहूं। उसकी कमियां बहुत साफ थी। एक बार अगर कोई मुझे निशाना बना ले तो मुझे मारने के बहुत तरीके थे। करीब 15 मिनट में सब धातुएं सिल्वर बटरफ्लाई ने पिघला ली। अब उसकी कठोरता इतनी थी कि तीसरे स्तर का पेशेवर भी उसे भेद नहीं सकता था। साथ ही उसका कुल वजन पहुंच गया था 13 टन और ताकत के आपसी सहारे से एक मुक्का जमीन पर गिरे तो पूरी जमीन चटक जाए। उसी वक्त नए छात्रों में पहले स्थान का इनाम 5000 क्रेडिट अंक भी आ गए। मैंने थोड़ा सोचा, फिर सारे अंक लगाकर कई तरह के फल और संसाधन खरीद लिए। सामान आने पर मैंने सब एक साथ निकाला, फिर हेमिंग को बुलाकर उसके सामने कर दिया। थोड़ी ही देर में मुझे अपने पूरे शरीर में गर्म लहरें दौड़ती हुई महसूस हुई। बहुत सुकून मिल रहा था। हेमिंग का शरीर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों में वो 40 मीटर लंबा हो गया था और मैं, जो तलवार चलाने वाला बुलावा करने वाला बना था, हर बार स्तर बढ़ने पर मुझे 5 अंक ताकत मिलने लगी। यानी मैंने बुलावा करने वाली कमजोर श्रेणी को पूरी तरह बिगाड़ दिया था। वो परंपरा थी कि सिर्फ मानसिक शक्ति में पैसे लगाओ, पीछे खड़े रहकर बुलावा करो, और मैंने उसे बदलकर हमलावर बना दिया था। अगले दिन असली दाखिले का दिन था। हम चारों रूममेट्स को पहली कक्षा में बांट दिया गया। रास्ते में हमें लुओ शुवान और लुओ निंग भी मिले जो पहली कक्षा में ही थे। कक्षा में घुसते ही बहुत सारी नजरें हम पर टिक गईं। अब तक भी वे यकीन नहीं कर पा रहे थे। एक अकेले बुलावा प्राणी ने सबको कुचल दिया था। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। तभी दो बहुत खूबसूरत जुड़वा बहनें दरवाजे से अंदर आईं। लुओ होंगिंग और लुओ लान ने चारों तरफ देखा और फिर आकर ठीक मेरे आगे वाली सीट पर बैठ गईं। उसी वक्त एक लंबी कदी जी फेई कक्षा में दाखिल हुई। उसने सबको एक नजर घूरकर देखा और बोली, मेरा नाम जी फेई है। अब से मैं तुम लोगों की क्लास टीचर हूँ। बस जितना हो सके मुझे परेशान मत करना, आलस आता है। फिर उसने अपना चेहरा सख्त कर लिया और गंभीर आवाज में कहा, तुम सब अलग अलग प्रांतों के होनहार हो। तुमने अच्छे संसाधन पाने के लिए मेहनत करके इस विश्वविद्यालय में जगह बनाई है। लेकिन बड़ा दुख है कि दूसरी जातियों, एलियंस ने दशकों की साजिश के बाद अपनी बढ़त बहुत बढ़ा ली है। बहुत जल्द वे हमारी रक्षा पंक्ति को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ये सुनकर सबकी आंखों में विश्वास करना मुश्किल था। अभी समाज तो सुचारू रूप से चल रहा था, मनोरंजन भी बढ़ रहा था, मीडिया कह रहा था कि हालात बेहतर हो रहे हैं, ऊपर कोई बुरी खबर नहीं थी, सब स्थिर और शांत था। और अब ये कह रही थी कि बड़ा संकट आने वाला है। उसने उनके चौंकने और शक करने का अंदाज देखते हुए धीरे से कहना जारी रखा, क्या तुम लोगों को कभी अजीब नहीं लगा कि समाज में 5वें स्तर से ऊपर के ताकतवर लोग क्यों नजर नहीं आते? यहाँ तक कि पूरे बड़े सूबे की सेना में भी सबसे ताकतवर 4थे स्तर के ही होते हैं। ये सुनते ही सब ध्यान से सोचने लगे। वाकई में ऐसा ही था। 5वें स्तर जैसी ताकत भले ही हर गली में न मिले, लेकिन इंटरनेट पर या रोजमर्रा में एक भी देखना मुश्किल था। अचानक उनके मन में एक भयानक अटकल पैदा हुई। इन टॉप विश्वविद्यालयों से निकलने वाले छात्र कम से कम 4थे स्तर के होते हैं और उनमें से अधिकतर बिना झिझक के सीधे मोर्चे पर चले जाते हैं। यही वजह है कि तुम लोग यहाँ चैन से रह पा रहे हो, जी फेई बोलती गई। ऐसी खबरें जो दहशत फैला सकती हैं, दुनिया के सभी देश उन पर रोक लगाते हैं, इसलिए आम लोगों को इन बातों का पता नहीं चल पाता। लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि उत्परिवर्ती जानवरों, म्यूटेंट बीस्ट की संख्या भी भयानक रूप से बढ़ रही है। अगर अब उन पर लगाम नहीं लगाई गई तो दूसरी जातियां हमारी कमजोरी देखकर समय से पहले ही पूरा हमला कर देंगी। जी फेई ने सबकी तरफ देखा, तो अब वक्त आ गया है कि हम आगे आएं। सभी विश्वविद्यालयों से होनहार छात्रों को चुनकर सैन्य अड्डों पर भेजा जाएगा, जहां वे उत्परिवर्ती जानवरों की संख्या को घटाने में मदद करेंगे। जो लोग अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं, खड़े हो जाएं। आवाज खत्म होते ही कक्षा में कुर्सियां खिसकने की आवाज गूंज उठी। मैं बिना देर किए खड़ा हो गया। लुओ शुवान और लुओ निंग भी तुरंत उठ गए। आखिर उत्परिवर्ती जानवरों से लड़ना तो देर सबेर होना ही था, बस ये थोड़ा पहले हो रहा था। धीरे धीरे कक्षा में सिर्फ आधे लोग बैठे रह गए। ये देखकर जी फेई के होंठ मुस्कुरा उठे। आधे लोगों का खुद से तैयार हो जाना पहले से ज्यादा था। सबको मेरे पीछे सैन्य अड्डे की ओर। एक मोटा लड़का अपनी आंखें फाड़े चिल्लाया, हमें भी जाना है क्या? हाँ, इस कक्षा में नए छात्रों में से पहले 100 लोग हैं। सभी विश्वविद्यालय के होनहार माने जाते हैं, इसलिए सबको जाना है। अब तक बताया नहीं गया था क्योंकि सेना चाहती थी कि जो लोग खुद से आगे आए उन्हें खास तवज्जो दी जाए। जी फेई के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हालांकि अगर किसी में हिम्मत नहीं है तो दूसरा रास्ता भी है, यूंक्यू विश्वविद्यालय छोड़ दो। ये सुनकर जो अब तक बैठे हुए संकोच कर रहे थे, उनमें से आधे उठ खड़े हुए। जी फेई सबको लेकर विश्वविद्यालय के बाहर आ गई। सामने दरवाजे पर 50 भारी ट्रक खड़े थे और सैनिक सख्त चेहरे लिए उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सभी छात्र ट्रकों में चढ़ गए, पहले से हलचल भरा यूंक्यू विश्वविद्यालय सुनसान हो गया। ट्रक के डिब्बे में जी फेई ने एक फाइल उठाई। इस बार हम जा रहे हैं हैंगुआन सैन्य अड्डे, जो मध्य शहर से 900 किलोमीटर दूर है। उसके सामने बैलिन पर्वत है, जो दसियों हजार किलोमीटर में
में फैला है। आकाशवाणी टियांकी के सर्वेक्षण के मुताबिक सिर्फ परिधि में ही 20 से 30 स्तर के उत्परिवर्ती जानवरों की संख्या हजारों में है और थोड़ा भीतर जाओ तो 40-50 स्तर वालों की भी कोई कमी नहीं। तुम लोगों को सिर्फ परिधि में सफाई करनी है, उसने थोड़ा रुककर आगे कहा। अब तक मोर्चे पर टेक्नोलॉजी के सहारे बहुत बलिदान देकर बमुश्किल हमले को रोका जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों उनके हमले पहले से ज्यादा तेज हो गए हैं। रात दिन अलग अलग दिशाओं से हमारी रक्षा पंक्तियों पर धावा बोल रहे हैं। ऐसे में इस सफाई अभियान में मोर्चा बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता। करीब 8-9 घंटे बाद ट्रक रुक गए। मोटे इस्पात के दरवाजे दोनों तरफ खुलते ही कई काले युद्ध वर्दी वाले सैनिक एक पंक्ति में खड़े दिखे। ऐसा लगा जैसे वे विशेष तौर पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हों। सैनिकों ने एक साथ सलामी दी। इस दृश्य ने हर किसी के दिल को छू लिया। जी फेई आकर बोली, सब लोग मेरे पीछे कार्य लेने वाले स्थान पर चलते हैं। रास्ते भर लोग चारों तरफ नजरें दौड़ाते रहे। पूरा सैन्य अड्डा बहुत विशाल था। आसपास तोपों के किलेबंदी वाले ढांचे बने हुए थे, यानी यहाँ की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। थोड़ी ही देर में हम कार्य लेने वाली जगह पहुँच गए। वहाँ एक महिला सैनिक पहले से इंतजार कर रही थी और उसने सबको एक जैसी काली स्मार्ट कलाई की पट्टी, स्मार्ट ब्रेसलेट बांट दी। ये कलाई की पट्टी हाई स्कूल परीक्षा वाले रिकॉर्डर जैसी ही दिखती थी, बस इसमें कार्य और नक्शे का विकल्प था और एक बचाव का आइकन भी। बस उस आइकन पर क्लिक करना था तो सैन्य अड्डे को तुरंत पता चल जाता और बचाव के लिए लोग भेज दिए जाते। साथ ही आसपास के लोगों को भी तुरंत सूचना चली जाती कि कहाँ परेशानी है, ताकि वे जल्द से जल्द पहुँच सकें। आपका स्वागत है चाओ आई, छोटी प्रिय आपकी सेवा करके बहुत खुश है। इस बार के उत्परिवर्ती जानवरों के सफाई अभियान में हर छात्र को दिन में कम से कम एक कार्य लेना होगा और उसे पूरा करना होगा। आपने आज तक ऐसा नहीं किया है, कृपया जल्दी से कार्य लेने वाले स्थान पर जाकर कोई कार्य चुने और उसे पूरा करें। स्मार्ट कलाई की पट्टी से यह सूचना सुनाई दी। मैं बड़े कदमों से उस स्क्रीन के पास गया जहां अनगिनत कार्यों की सूची थी। मैंने कुछ देर स्क्रीन को देखा और सोचा थोड़ा संभल कर चलना ठीक रहेगा। कुछ साधारण कार्य ले लूं जो तीसरे स्तर के लिए रखे गए हैं। तभी मुझे लगा कि कोई मुझे घूर रहा है। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहाँ लुओ शुवान और लुओ निंग दोनों मुझे मिन्नतों भरी नजरों से देख रहे थे। उन दोनों की ताकत को देखते हुए अगर वे बाहर जंगल में गए तो हर कदम पर मुश्किल होगी। मैं मुस्कुराया। साथ चलो, मैंने सोचा। आखिर उन्हें संभालने की जिम्मेदारी मेरी ही थी। वे दोनों सिर हिलाते रहे और उनकी आंखों से लगभग आभार टपक रहा था। ये देखकर जो फैंग ये लुओ निंग को अपने साथ चलने का न्योता देने वाला था, उसने अपने कदम रोक लिए। उसे लगा कि उसके दांत खट्टे हो गए। जुड़वा बहनें तो ठीक थी, पर लुओ निंग को भी वह नहीं छोड़ रहा था। फैंग ये ने ली झोंगफेंग की तरफ मुड़कर उसके भले की चिंता दिखाते हुए कहा, झोंगफेंग, जंगल बहुत खतरनाक है, कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। हम दोनों साथ चलकर एक दूसरे का साथ निभाएं, कैसा रहेगा? ली झोंगफेंग ने मुड़कर उसे नफरत से देखा और बोला, दूर हट, किसी और को ढूंढ। इतना कहकर वह अपनी कक्षा की एक सहायक लड़की के साथ चला गया। फैंग ये ने फिर ताओ यांग की तरफ देखा। ताओ यांग, हम। पर उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ताओ यांग ने बीच में ही टोक दिया, भाई तू वैसे भी लड़ाकू वाली छिपी हुई श्रेणी हिडन क्लास का है, इतना डरपोक मत बन, अपने लिए कोई ठीक ठाक साथी ढूंढ ले। हाँ, बस एक बात है, जब मुश्किल आए तो बचाव का बटन दबा देना। हम पास में रहेंगे तो आकर तेरा सामान बटोर लेंगे। फैंग ये को एकदम से लगा कि चारों तरफ बस बुराई ही बुराई है। मैंने भी थोड़ी देर में अपने लिए 3 कार्य चुन लिए। 200 किलोमीटर दूर उग्र काले वानर, 2 दांतों वाला विशाल बाघ और खूनी शल्क वाला विशाल मगरमच्छ को मारना था। सभी उत्परिवर्ती जानवरों की जानकारी ज्योतिषियों एरे मास्टर्स द्वारा बदले गए छोटे मानव रहित हवाई जहाजों से हासिल की गई थी, जिन पर निगरानी की आंख बनी हुई थी। वे जमीन पर फैले हर कोने को ढूंढ निकालते थे। ये जीव अपने अपने इलाकों में रहते थे, आमतौर पर अपने घर से दूर नहीं जाते थे। इस सफाई अभियान के लिए हर सैन्य अड्डे ने खूब तैयारी की थी, जिससे छात्र आसानी से और सुरक्षित तरीके से इन जानवरों को मार सकें। बेशक उनकी जान की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया था। बाहर जाने वाले हर छात्र को 3 जोरदार विस्फोटक हाथ ग्रेनेड मिल सकते थे और एक बहुत ताकतवर पिस्तौल भी, जिसमें 7 कवच भेदी गोलियां थी। ये करीब 20वें स्तर के जीवों को नुकसान पहुंचा सकती थी। मुझे अपने निशाने पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ 3 ग्रेनेड ले लिए, क्योंकि अब मेरी एक मुक्के की ताकत उन कवच भेदी गोलियों से भी ज्यादा थी। फिर मैं उन दोनों को लेकर चल पड़ा और थोड़ी ही देर में गाड़ी से बैयन पर्वत में घुस गया। मैंने तुरंत चांदी की तितली सिल्वर बटरफ्लाई को बुलाया और उसे कवच में बदल लिया। तभी स्मार्ट कलाई की पट्टी में से आवाज आई, क्या शाओआई आपके लिए टॉर्च चालू कर दे? मैंने तुरंत हाँ में जवाब दिया। अगले ही पल उजली सफेद रोशनी ने आसपास 10-15 मीटर तक रोशन कर दिया। कमान केंद्र कंट्रोल रूम में सबके चेहरे गंभीर थे। पास के एक छोटे मानव रहित हवाई जहाज से जैसे ही हमारे रास्ते का पता चला, सब हैरान रह गए। वो और आगे क्यों बढ़ रहे हैं? ये तो 30वें स्तर के उत्परिवर्ती जानवरों वाला इलाका था, ये क्यों नहीं रुकते? एक मिडिल एज्ड मर्द जो मेजर जनरल की वर्दी पहने था, उसने भारी स्वर में कहा, जल्दी पता करो कि उन्होंने कौन से कार्य लिए हैं। स्क्रीन को नियंत्रित करने वाली महिला ने तुरंत कुछ बटन दबाए और जांच की, फिर हैरान स्वर में बोली, 30 स्तर के उग्र काले बानर, 36वें स्तर के 2 दांतों वाले विशाल बाघ और 29वें स्तर के खूनी शल्क वाले विशाल मगरमच्छ को मारने के कार्य हैं। ये सब तीसरे स्तर की ताकत मानते हैं और आखिरी वाला तो 4थे स्तर के करीब है। क्या ये पागल हो गए हैं? यांग शियाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए माथा रगड़ा। यही
है यूक्यू विश्वविद्यालय का इस साल का सबसे होनहार नया छात्र। वो अभी सिर्फ 16वें स्तर पर है। वो अपने से 2 बड़े स्तरों वाले कार्य कैसे ले सकता है? ये तो सीधे मौत के मुंह में कूदना है। लेकिन जो होनहार मुश्किल देखते ही पहले उठकर आगे आ जाते हैं, उनके मानवता के खिलाफ जाने की संभावना बहुत कम होती है। भले ही वे जिद्दी ही क्यों न हो, फिर भी उनका ध्यान रखना पड़ेगा। उसने तुरंत आदेश दे दिया कि 4 हथियारबंद हेलीकॉप्टर उनके पास भेजे जाएं और जैसे ही उन पर कोई संकट आए, बचाव शुरू कर दिया जाए। यांग शियाओ ने लंबी सांस छोड़ी। दूसरे अड्डों की तुलना में उनका हैंगुआन अड्डा शायद बहुत पीछे रह जाएगा। अचानक स्मार्ट कलाई की पट्टी में सूचना आई, कृपया ध्यान दें, आप अपने निशाने यानी उग्र काले वानर के इलाके में प्रवेश कर चुके हैं। इस आवाज के खत्म होते ही एक विशाल सांप ने झाड़ियों को तोड़ते हुए हम पर हमला बोल दिया। उसका शरीर 4 मीटर मोटा था और लंबाई सैकड़ों मीटर तक थी। उसने अपनी नुकीली दाढ़ें खोली और मुझे बुरी तरह काटने के लिए झपटा। उसका भयानक मुंह जैसे मुझे पूरा निगल जाने वाला था। मैं पल भर में मुड़ा। मेरे दोनों हाथों ने सांप के दोनों दाढ़ों को पकड़ लिया और फिर पूरी ताकत लगा दी। मेरी अमानवीय ताकत और 13 टन वजन के सहारे सांप के दाढ़ तुरंत टूट गए और खून बिखर गया। उस दर्द ने उसे अपना सिर पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मैंने उसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं दी। जमीन धंस गई और मैं पलक झपकते ही सांप के सामने खड़ा था। एक मुक्का गिरा और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट फूट गई। सांप दर्द से कराह उठा। उसकी ठंडी नजरों में डर आ गया और वह भागने की कोशिश करने लगा। मैंने उल्टे हाथ उसे पकड़ लिया और धीरे धीरे खींचकर वापस ले आया। सांप घबराकर बेतहाशा छटपटाने लगा। जमीन कांपती रही पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी मुक्की सीधे उसके सिर पर गिरी, मांस फट गया, खून बिखरा और उसकी खोपड़ी टूटकर बिखर गई। फिर मैंने सांप के निचले जबड़े को पकड़ा और जोर से 2 टुकड़े कर दिए। ये खूंखार दृश्य देखकर लुओ शुवान और लुओ निंग दोनों कांप रहे थे। दूसरी तरफ कमान केंद्र में ये सब बारीकी से देखने के बाद एक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरों में हैरानी थी। ये कितना अजीबोगरीब आदमी है। वो खुद तो 16वें स्तर का है, फिर भी 29वें स्तर के विशाल सांप से सीधा भिड़ गया। ये किस तरह का राक्षस है? यांग शियाओ ने चुपचाप नीचे देखा और हाथ में पकड़ी फाइल को बार बार पढ़ा। वहाँ तो साफ लिखा था कि इसका पेशा बुलावा करने वाला समरन है। हाँ, यही तो है। तभी स्क्रीन में से एक भयानक दहाड़ ने पूरे कमरे को गुंजायमान कर दिया। सबके चेहरे सख्त हो गए। एक 50 मीटर लंबा, भारी भरकम मांसपेशियों वाला विशाल वानर पहाड़ की आधी ऊंचाई से छलांग लगा रहा था। जैसे लड़ाई के शोर से उसकी नींद खुल गई हो। वो गुस्से से भरा हमारी तरफ दौड़ा। महिला अफसर के चेहरे पर डर छा गया। खराबी हो गई। ये तो उग्र काला वानर है और यह अब 34वें स्तर का हो गया है। यांग शियाओ ने सिर हिलाया। मन में भी वो ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा था। पूरी मानवता में ऐसे लोग कम ही थे जो इतने बड़े स्तर के अंतर से लड़ सकते थे। उसने अपने हाथ में पकड़ा वॉकी टॉकी और कसकर पकड़ लिया। अगर हालात बिगड़े तो उसी वक्त चारों हथियारबंद हेलीकॉप्टरों को बचाव का आदेश देगा। मुझे अपने शिकार सांप से कुछ लेने की फुर्सत भी नहीं मिली थी कि ऊपर से एक बड़ी खूंखार शक्ल वाली परछाई ने हमला बोल दिया। काले वानर ने अपने दोनों पंजों को मुक्कों में बदला और उन्हें बड़ी भारी शक्ति के साथ मुझ पर पटक दिया। मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैंने तुरंत अपनी पीठ से चांदी की तलवार निकाली और उस पर वार कर दिया। तलवार ठीक उसके कठोर मुक्कों पर लगी। एक जोरदार लहर चारों तरफ फैल गई, लेकिन मुझे कोई चोट नहीं आई। सब नुकसान सिल्वर बटरफ्लाई ने अपने ऊपर ले लिया था। काले वानर ने फिर दहाड़ मारी। उसका शरीर कुछ गोलों में और बढ़ गया। जल्दी ही वो 70 मीटर ऊंचा हो गया। फिर उसने मुझे मक्खी मारने की तरह हाथ पटका, लेकिन मैं पल भर में ही उसके सिर के ऊपर जा खड़ा हुआ। मैंने अपनी तलवार उठाकर जोरदार वार किया और बस नजदीक ही इतना निकट वाली क्षमता इस्तेमाल कर ली। ये कौशल जो असल में अपनी जान बचाने के लिए बना था, उसे मैं दुश्मन के करीब आने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तलवार चांदी की रोशनी की तरह वानर के सिर के पीछे गिरी, पर सिर्फ आधा मीटर गहरा घाव बना पाई। दर्द से बेचैन होकर वानर ने अपने विशाल शरीर को घुमाया और अपने दोनों हाथों से अंधाधुंध पटकना शुरू कर दिया, पर मैं सब चोटों से बच निकला। तब मैं उसके ठीक सामने आ गया और एक ही जगह पर लगातार तलवार कई बार चलाई। वानर ने गुस्से में अपना पैर जमीन पर पटका। पूरी जमीन हिल गई। धूल के बादल चारों तरफ उड़ गए और मैं पहले ही 10-15 मीटर दूर खड़ा था। लग रहा था कि 13 टन का वजन और तलवार की धार भी उसे बुरी तरह घायल नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक मेरी पहुँच थी और यही मेरी सीमा थी। ये सोचकर मैंने देर नहीं की। अचानक मेरे हाथ में एक तलवार दिखी। वो न थी पक्की और न थी खोखली, बल्कि दोनों के बीच की थी। उसके पूरे ब्लेड पर अनगिनत ऐसी सफेद लिपियां उकेरी थी जो समझ में नहीं आ रही थी। बड़ी रहस्यमय और गहरी। जैसे ही मेरी मानसिक शक्ति एकदम खत्म हो गई, मेरे सिर पर भारीपन छा गया। मैंने सोचा, पहली बार जब तू मंच पर आया है तो देखते हैं तेरी कितनी ताकत है। फिर मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया। वानर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि कोई बिना शरीर का खतरा उसके दिमाग में घुस रहा है। वो सहम गया। वो पहचान गया कि यह इस बौने की करतूत है। उसने तुरंत मुझे कुचलने के लिए झपटना चाहो, लेकिन तब तक मेरा हाथ नीचे गिर चुका था। तलवार ने उसके शरीर को काट डाला। बिना किसी चेतावनी के उसका विशाल शरीर ढह गया और तेज हवा के झोंके ने चारों तरफ फैली धूल को उड़ा दिया। उसका शरीर तो जिंदा था, लेकिन उसकी आत्मा, मानसिक शक्ति बिखर चुकी थी। मैंने उसे पल भर में मार डाला। मैंने अपनी तलवार वापस खींच ली। अच्छा हुआ कि उग्र काले वानर का भयानक रौब था। उसकी आती गंध से आसपास के जानवर करीब नहीं आ रहे थे और लड़ाई भी बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। ये देखकर दूर से मदद के लिए खड़े चारों हथियारबंद हेलीकॉप्टर धीरे धीरे वापस
वापस मुड़ गए। पूरे कमान केंद्र में कोई आवाज नहीं थी, सब बस स्क्रीन को घूर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। यांग शियाओ ने थोड़ी देर सोचा, यह जरूर किसी मानसिक चोट पहुंचाने वाली क्षमता थी। ऐसी क्षमताएं बहुत दुर्लभ थी, लेकिन जिस बात ने सच में उसे चौंका दिया वो थी मेरी अद्भुत लड़ाई क्षमता। 18 स्तरों के अंतर को पार करना, बिना किसी चोट के इतने ताकतवर वानर से भिड़ना। और सबसे बड़ी बात, यह कोई जोश में आने की एक बार की क्षमता नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे यही उसकी सामान्य ताकत थी। जो लोग एक साथ इतना बड़ा अंतर पाट सकते हैं वे अक्सर किसी न किसी बड़े हथियार या विस्फोटक शक्ति पर निर्भर होते हैं। उनकी यह स्थिति टिकाऊ नहीं होती। जबकि दोनों ही बहुत बड़ा स्तर अंतर पाट सकते हैं, उनका अंतर बहुत बड़ा था। अगर वो अपनी यह सामान्य स्थिति बनाए रख सके और दो बड़े स्तरों को पार कर सके तो ये दूसरी जातियों के लिए सपने जैसी बुरी खबर होगी। ये सोचते ही यांग शियाओ का दिल तेज हो गया और उसके अंदर अपार खुशी भर गई। यांग शियाओ बड़े कदमों से कमान केंद्र से बाहर निकला। वो एक छोटे से अनदेखे कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और फिर बहुत से साज सामान से छुपे हुए गोपनीयता बढ़ाने वाले ढांचे खोल दिए। फिर उसने सावधानी से एक संचार यंत्र, कम्युनिकेशन डिवाइस निकाला। झांग भाई, हैंगुआन सैन्य अड्डे पर एक अद्भुत खिलाड़ी मिला है। वो इतना तगड़ा है कि मैं अभी बुरी तरह घायल हूँ। लगता है मैं उसे नहीं बचा पाऊंगा। करीब आधे घंटे बाद दूसरी तरफ से आवाज आई, साफ साफ बता कि वह कितना ताकतवर है। यांग शियाओ ने सोचा, एक ही स्तर पर हम दोनों मिलकर भी लड़ें तो वो हमारा सिर जमीन पर पटक पटक कर रख देगा। दूसरी तरफ कुछ देर सन्नाटा रहा, तो फिर तो बात ही नहीं है। मुझे लगता है पूरी मानवता भी उसे नहीं बचा पाएगी। तैयार रहो, दूसरी जातियां उसकी हत्या करने की कोशिश करेंगी। यांग शियाओ ने हताश होते हुए कहा, वह एक हाथ से मुझे कुचल सकता है, पर झांग भाई तुमसे कोई मुकाबला नहीं। ये सुनते ही दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, अच्छा तो मैं दूसरे राजाओं वांग जुओ से जाकर सलाह करता हूँ। इसी बीच लुओ शुवान उस विशाल काले वानर की लाश को देखकर बहुत उत्साहित था। वो चिल्लाया, लिन भाई तुम्हें हेमिंग की भी जरूरत नहीं पड़ी, तुमने अकेले ही 34वें स्तर के जीव को मार गिराया। लिन भाई तुम तो कमाल के हो। कुराया और कुछ नहीं बोला। फिर अपनी इच्छा से 40 मीटर ऊंचे हेमिंग काले भेड़िए को बुलाकर उससे दोनों उत्परिवर्ती जानवरों की लाशें निकलवा दी। थोड़ी ही देर में विकास मूल्य में 0.2 अंक जुड़ गए। 1200 से अभी काफी दूर था। मैंने कुछ पल सोचा, फिर अपने पास के और पहले मारे गए जानवरों से निकाले गए कुछ जीवन रत्न, लाइफ क्रिस्टल, सभी को काली आग में डाल दिया। औसतन हर रत्न कम से कम 1 अंक दे रहा था। मेरी आंखें चमक उठी। इस तरह विकास मूल्य बढ़ाने का कोई तेज तरीका मिल ही गया था। फिर मैं उन दोनों को लेकर और अंदर की तरफ बढ़ गया। आधे घंटे बाद एक 30 मीटर से ज्यादा लंबा नुकीले दांतों वाला विशाल बाघ झाड़ियों को चीरता हुआ बाहर निकला। लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाता, हेमिंग ने अपनी खड़ी पुतलियों को ऐसे घूरा, उसके रोब से वह बाघ वहीं ठिठक गया। फिर जमीन चटकी। हेमिंग पलक झपकते ही बाघ के सामने था। उसने अपना पंजा बड़ी भयानक शक्ति से मारा। बाघ उछलकर दूर जा गिरा। उसकी पीठ पर 4 भयानक खरोंचे बन गई जिनसे खून की धार बहने लगी। पर इससे पहले कि वह दर्द से उबर पाता, हेमिंग फिर उसके सामने खड़ा था। बाघ के दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, भागो। लेकिन रफ्तार में वो हेमिंग के आगे कहाँ टिकता। कुछ ही सेकंड में काली आग ने उसे पूरा निगल लिया। ये खूंखार दृश्य देखकर कमान केंद्र वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। वो खड़ी पुतलियां पर्दे के पार भी उनके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी, जैसे अगले ही पल उनकी मौत आ जाएगी। यांग शियाओ के चेहरे पर एक मीठी कड़वाहट थी। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, नई लहर पुरानी लहर को धकेल रही है। हम तीनों और हेमिंग चारों पहाड़ों में घूमते रहे। 1 घंटे बाद हम पूरी तरह 30वें स्तर से ऊपर के जानवरों के इलाके में पहुंच चुके थे। लेकिन हेमिंग के रोब के आगे कोई भी जानवर पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी एक विशाल मगरमच्छ सामने आया। उसके पूरे शरीर पर खूनी लाल शल्क थे, लंबाई 100 मीटर से भी अधिक। उसने अपनी खूनी पुतलियां खोली और एक भयानक हिंसक रौब फैलने लगा। अपने इलाके में घुसपैठ करने वालों को चेतावनी दे रहा था। हेमिंग ने अपनी नुकीली दाढ़ें दिखाई। उसके शरीर से एक भयावह उग्रता फूट पड़ी जो उस मगरमच्छ से भी ज्यादा डरावनी थी। अगले ही पल हेमिंग का शरीर बढ़ने लगा, 300 मीटर के करीब पहुंच गया। अपने से ऊंची शक्ति का दबाव महसूस कर मगरमच्छ गुस्से से झपटा। उसके हर कदम से जमीन कांप उठी। हेमिंग के पूरे शरीर पर काली आग लपक रही थी। उसके पंजों पर काली रोशनी चमकी और साथ ही उसकी त्वचा और रोए पर सोने के रंग का गोला उभरने लगा, जो एक अटल शक्ति का संकेत था। मगरमच्छ ने अपना विशाल मुंह खोला। उसकी पंक्तियों में बड़े बड़े नुकीले दांत थे, लेकिन जैसे ही उसने हेमिंग को काटना चाहा, उसके दांत सोने के गोले पर अटक गए। मुंह बंद ही नहीं कर पा रहा था। हेमिंग ने ठंडी नजरों से उसे देखा, फिर अपना पंजा उठाकर जोरदार प्रहार किया। असंख्य खूनी शल्क टूट बिखर गए। उसका मांस लहूलुहान हो गया। मगरमच्छ दहाड़ा, अपनी मोटी लंबी दुम घुमाई जिस पर खूनी रोशनी चमक रही थी। बड़ी विकराल शक्ति के साथ वो तेज हवा काटती हुई हेमिंग पर आए। जमीन पर 4 गहरी खांचे बन गई। हेमिंग पूरी ताकत लगाकर थमा तो सका। मगरमच्छ झट से ऊपर उठा, अपने अगले पैरों के जोर से लपका और हेमिंग को दबोचकर उसके साथ पीछे की झील में गिर गया। पानी के विशाल छींटे उड़े। झील के अंदर दोनों विशाल जीव आपस में भिड़ गए। पानी पूरी तरह गंदला हो गया। हेमिंग की काली आग ने कोई कमी नहीं दिखाई, बल्कि आसपास के पानी का तापमान लगातार बढ़ रहा था। पानी के इलाके का फायदा होने के बावजूद मगरमच्छ कमजोर ही रहा। वो अपनी ताकत वाली प्रतिभा का इस्तेमाल करता रहा। खूनी रोशनी घूमती रही, पर हेमिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा
पहुंचा पाया। बस कुछ ही मिनटों में विशाल झील का पानी 1/4 तक घट गया। अचानक पानी फटा, काला भेड़िया झील से बाहर आ गया। 300 मीटर का विशाल शरीर, उस पर लिपटी खूंखार शक्ति, देखते ही कोई कांप उठे। भले ही हेमिंग उन पर हमला नहीं करता था, लेकिन लुओ शुवान और लुओ निंग के अंदर का डर बेकाबू था। यहाँ तक कि कमान केंद्र के सैनिक भी पर्दे पर ये दृश्य देखकर सहर उठते थे। जहाँ तक मगरमच्छ की बात थी, वो तो इसका कुछ भी बचा नहीं था, सब कुछ निगल लिया गया था। तभी मेरी कलाई में लगी चाओ आई ने आवाज दी, सभी कार्य पूरे हो चुके हैं, आप सैन्य अड्डे के कार्य लेने वाले स्थान पर जाकर जमा कर सकते हैं। जब हम तीनों वापस हैंगुआन अड्डे पर पहुंचे, तब रात के 1 बज चुके थे। मैं सीधा कार्य जमा करने वाली जगह गया और वहाँ एक महिला सैनिक को कार्य सौंप दिए। उसने विश्वास नहीं किया, क्या सच में आपने ये पूरे कर लिए? मैंने सिर हिलाया और शाओआई में बनी वीडियो सबूत निकाल कर दिखा दी। कुछ देर बाद उसे यकीन हुआ, कुल मिलाकर 200 योगदान अंक बने हैं। आप तीनों एक ही समूह में थे, आप इसे कैसे बांटना चाहेंगे? मैंने उसके बताए अनुपात में अंक उन दोनों को ट्रांसफर कर दिए। फिर मैंने लुओ शुवान और लुओ निंग की तरफ देखा। वे अब मेरे साथ तो थे, पर उनका कोई फायदा नहीं हो रहा था, नहीं वे अपने आप को निखार पा रहे थे। लगता था अब उनके लिए कोई बेहतर समूह ढूंढना सही होगा। मेरे वहाँ से चले जाने के बाद कार्य जमा करने वाली जगह की बड़ी स्क्रीन पर अचानक लिखा उभरा, यूनक्यू विश्वविद्यालय, पहले साल का छात्र, 16वां स्तर, बुलावा करने वाला, योगदान अंक 100, रैंक 1245वां। ये नाम सिर्फ हैंगुआन अड्डे पर ही नहीं, बल्कि दूसरे अड्डों पर भी एक साथ चमक उठा, जहाँ ढेरों विश्वविद्यालयों के छात्र एकत्र थे। इस पल बहुत से छात्र जो कार्य जमा करने के लिए वहाँ खड़े थे, हैरान रह गए। ये कौन है? एक बार में 100 योगदान अंक, कम से कम 2 या 3 तीसरे स्तर के कार्य एक साथ पूरे कर दिए हैं। मैं भी नए साल का हूँ, मेरे अंक अभी 1 अंक में ही हैं। हम में से ज्यादातर सिर्फ पहले स्तर के कार्य ही करने की हिम्मत रखते हैं। ये जानवर इतने उग्र हैं कि स्तर का फायदा होने के बावजूद वे हमें दबा लेते हैं। अब तो ज्यादातर दूसरे और तीसरे साल के छात्रों के केवल कुछ दसियों अंक होते थे और नए साल के छात्रों में दहाई तक पहुंचने वाले बहुत कम थे। लोग इतने हैरान इसलिए थे क्योंकि वो महज 16वें स्तर का नया छात्र था। फिर भी उसने 2 बड़े स्तरों को पार किया था और 30वें स्तर से ऊपर के 2 जानवरों को मार डाला था। रुशियांग अड्डे पर फैंग यी किसी बाहरी इलाके के 60वें स्तर के विशाल जानवर को मारने की योजना बना रहे थे। अचानक उन्होंने रैंकिंग में उभरता नाम देखा। वो ठिठक गए, ये कैसे हो सकता है? उनके चौंकने की आवाज सुनकर कुछ गुरुओं ने उस तरफ देखा। बूढ़े फैंग, तुम इस छात्र को जानते हो? नए साल के पहले ही दिन 100 योगदान अंक, ये थोड़ा बहुत है। फैंग यी ने सिर हिलाया, यह वही छात्र है जिसे भर्ती न कर पाने का मुझे मलाल था। उस समय जीफेई ने बहुत कुछ देने का वादा कर दिया था, नहीं तो वो शायद हमारे बेरों का छात्र होता। ये सुनकर बाकी गुरुओं को बात समझ में आ गई। तभी किसी ने सिर हिलाकर कहा, यह जरूर कोई ताकतवर पुराना छात्र उसे साथ ले गया होगा, वरना अकेला इतने अंक नहीं कमा सकता। ठीक कहा, ये सफाई अभियान सिर्फ जानवरों को रोकने के लिए नहीं है, अपने आप को निखारने के लिए भी है। हाँ, वक्त बहुत कड़ा है, ताकत बढ़ाना पहली जरूरत है, जानबूझकर रैंकिंग में ऊपर आना बेकार है। बाकी गुरु भी सिर हिलाने लगे। फैंग यी ने लंबी सांस छोड़ी। पहले वो मुझे काफी पसंद करते थे, अब उन्हें थोड़ी निराशा हो रही थी। फिर उन्होंने थोड़ी दूर पर खड़े काले कपड़ों वाले युवक की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, यूनक्सु, तुम्हारा कार्य पूरा हो गया? आवाज सुनकर शियाओ यूनक्सु पास आया। हाँ फैंग गुरु, मैंने 2 27वें स्तर के जानवरों को मारा। पहले से पहले भी लौट सकता था, पर बीच में 33वें स्तर के भारी कवच वाली छिपकली से सामना हो गया। उसे मारने में खूब मशक्कत लगी। उसकी आवाज में ऐसी सादगी थी जैसे यह कोई बहुत छोटी बात हो। फैंग यी के मुंह से हल्की सी चिढ़ निकली। मन में तारीफ करते हुए बोले, बहुत बढ़िया, 17वें स्तर पर होकर 33वें स्तर के जानवर को काट डालना, तुम्हारी इस पीढ़ी में तो प्रतिभाएं बिखर पड़ी हैं। शियाओ यूनक्सु के होंठ थोड़े ऊपर उठे, चेहरे पर पूरा भरोसा था। गुरुजी चिंता मत करो, ये सच है कि इस साल प्रतिभाओं का जमावड़ा है, पर मेरे आगे सब बोने हैं। मैं हर दुश्मन को कुचल डालूंगा और मानवता की सत्ता पर जा बैठूंगा। उसने चोरी छिपे नजर दौड़ाई। सब गुरु अपना मुंह ढंग के चुप थे। अचानक उसने बड़ी स्क्रीन पर वह नाम देखा। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। अंदर ही अंदर लगा कि यकीन नहीं हो रहा। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन, मुझसे बढ़िया कोई कैसे हो सकता है? 100 योगदान अंक, उस छिपकली को मिलाकर भी उतना नहीं बनता। फैंग यी ने उसकी हताशा भांप ली। हम सोच रहे थे कि यह किसी पुराने छात्र के साथ मिलकर किया गया होगा, तुम ज्यादा मत सोचो। शियाओ यूनक्सु को सांस लेते बनी, लेकिन दूसरे स्तर के कार्य पूरे करने की खुशी सब गायब हो गई थी। उसने जल्दी से फैंग यी से विदा ली और अंधेरे में डूबे पहाड़ों की तरफ बढ़ गया। इसी बीच मैं अपने कमरे में वापस आया, अपने साथियों के साथ बारबेक्यू की और लुओ शुवान और लुओ निंग को उनके समूह के हवाले कर दिया। अगले दिन सुबह 9 बजे मैं कार्य लेने वाली जगह पर पहुंचा और 2 ऐसे कार्य चुन लिए जो चौथे स्तर की ताकत मांगते थे। जैसे ही मैं पहाड़ों में दाखिल हुआ, महिला अफसर ने तुरंत यांग शियाओ को आवाज लगाई। उसने इस बार चौथे स्तर के कार्य ले लिए हैं। ये सुनकर यांग शियाओ की सांसें ठंडी पड़ गईं। 2 बड़े स्तर पार करना भी कम था, ये लड़का 3 बड़े स्तर पार करना चाहता है। चौथा स्तर मतलब 40वें स्तर से ऊपर के जानवर। यह एक बड़ी सीमा रेखा है। भले ही हथियारबंद हेलीकॉप्टर अपनी सारी गोलियां झोंक दे, 40वें स्तर के जानवर की खाल तक नहीं छिलती। यूनक्यू के गुरुओं को खबर करो, कोई एक उसके पीछे लगे। मुझे डर है कि कहीं चेन निंग को कुछ न हो जाए। महिला अफसर ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। जल्दी ही यह सूचना स्मार्ट कलाई के जरिए हैंगुआन अड्डे पर तैनात
तैनात 3 युनक्यू गुरुओं तक पहुंच गए। उन्होंने थोड़ी देर बातचीत की, फिर तय हुआ कि जियांग वोई जाएंगे ताकि मेरे बचाव का बटन दबाते ही मुझे सबसे पहले सहारा मिल सके। इसी दौरान विशाल पेड़ों और बेलों के बीच एक काला भेड़िया तेजी से दौड़ रहा था। करीब 1 घंटे में वह कार्य वाले स्थान पर पहुंच गया। वहां पर 44वें स्तर का विशाल 3 सिरों वाला सांप था जो फुफकारते हुए चेतावनी दे रहा था। मैंने चुपचाप अपना हाथ बढ़ाया। एक पारदर्शी, रहस्यमय 1 मीटर लंबी तलवार प्रकट हुई। मैंने धीरे से हाथ उठाकर घुमाया। सांप की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसे किसी मौत की बू आई। अगले ही पल उसके बाएं सिर ने बड़ी दर्द भरी चीख मारी और फिर शक्तिहीन होकर चट्टान पर गिर पड़ा। बाकी 2 सिरों ने उसे धक्का दिया। कोई हरकत नहीं तो वे बुरी तरह घबरा गए। फिर मैंने हेमिंग को आदेश दिया कि उस पर काटने चढ़े। आदेश पाते ही हेमिंग ने दहाड़ मारी। उसका शरीर 300 मीटर तक फूल गया और काली आग लपकने लगी। सांप ने उसका डरावना रौब महसूस किया तो उसने अपना विशाल मुंह खोला और बैंगनी रंग का भयानक जहर उगल दिया। हेमिंग ने बिना झिझक उसे सहन किया। अपनी दाढ़ों से सांप के बीच वाले सिर को पकड़ लिया और उसे लेकर जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे सिर ने अपने साथी को इस तरह फटे जाते देख दहाड़ा। उसने अपने दांतों से हेमिंग के सोने के गोले को तोड़ डाला और उसके मांस तक पहुंच गया। उसी क्षण जहर उसके खून के साथ शरीर में फैलने लगा, लेकिन हेमिंग के विशाल शरीर के गुणों ने उसे बचाए रखा। उसने अपने पंजे पर काली रोशनी फैलाई और उस सिर को पटक दिया जो उसे काट रहा था। उसी वक्त मैंने अपनी तलवार निकाली। एक झटके में अदृश्य होकर सांप की आंखों के सामने पहुंचा और तलवार उसकी आंख में घुसेड़ दी। बेहद दर्द से सिर दहाड़ उठा। साथ ही हेमिंग ने काली आग वाला पंजा घुमाकर उसे जमीन में पटक दिया, लेकिन 30 मीटर से भी ज्यादा मोटी सांप की दुम ने बड़ी तेज हवा काटती हुई वार किया। मैंने तुरंत तलवार से बचाव किया, पर मेरा शरीर गोले की तरह जमीन पर जा गिरा। ये देखकर हेमिंग बुरी तरह क्रोधित हो गया। उसने अपने पंजे पर काली रोशनी जमाई। हवा फाड़ते हुए उसने सिर पर इतना भयानक वार किया कि उसकी मजबूत खाल कागज की तरह फट गई और उसमें कई मीटर गहरे जख्म बन गए। हेमिंग ने तुरंत अपना सिर घुमाया और दूसरे सांप के सिर की गर्दन को जकड़कर बुरी तरह फाड़ना शुरू कर दिया, जैसे उसे जबरदस्ती अलग ही कर डालेगा। दोनों 100 मीटर से ऊपर के विशाल जीव आपस में लुढ़कते रहे। अनगिनत मिट्टी के ढेले फटे, विशाल दरख्त गिर गए। मैं धूल के बादलों से बाहर निकला। मुझे कोई चोट नहीं आई थी। सिल्वर बटरफ्लाई का बचाव इतना भरोसेमंद था। दोनों जीव आपस में जितना उग्र होते जा रहे थे। मैं पास के एक पत्थर पर जा बैठा। अब बस इतना ही करना था कि हेमिंग धीरे धीरे उसे खत्म कर ले। तभी थोड़ी दूर पर एक सफेद कवच पहनी लंबी औरत चुपचाप नजदीक आ रही थी, लेकिन मैंने तुरंत अपनी तलवार उठाई। चांदी की रोशनी चमकी और मैंने वार कर दिया, फिर जल्दी ही चौंक गया। गुरु, जियांग वोई ने सिर हिलाया। वे थोड़े हैरान थे। तलवार का वजन इतना था कि उन्हें अपने 59वें स्तर के होते हुए भी उसे रोकने में हाथ पर जोर लगाना पड़ा। गुरु, आप यहाँ कैसे? मेरी शंका पर जियांग वोई ने चुपचाप अपनी हल्की सी कांप रही उंगलियां छुपा ली और सादगी से बोले, बस यहाँ से गुजर रहा था। तेज आवाज सुनाई दी तो देखने आ गया। इतने में 30 मीटर से भी बड़ा सांप का सिर आसमान से जमीन पर आ गिरा। जोरदार धमाके के साथ धूल के बादल उड़े और उसकी भयानक दहाड़ कई किलोमीटर दूर तक फैल गई। हेमिंग 3 सिरों वाले सांप की लाश पर खड़ा था। काली आग लालच से उसे निगल रही थी, उसे ऊर्जा और विकास मूल्य में बदल रही थी। 300 मीटर से भी अधिक उसका विशाल शरीर किसी विनाशकारी दैत्य की तरह लग रहा था। इतनी दूर से भी उस भयानक, हर जीवन को निगल जाने वाली हिंसक शक्ति को देखकर जियांग वोई के रोंगटे खड़े हो गए। दूसरी तरफ कमान केंद्र में हलचल मच गई थी। उसने 3 बड़े स्तर पार कर लिए। पूरे 28 स्तरों का अंतर वो सच में कर दिखाया। हे भगवान, इतनी विचित्र ताकत कैसे हो सकती है? मुझे लगता है यह उस अद्भुत खिलाड़ी से भी बढ़िया है जिसमें 3 एसेस प्रतिभाएं जागी हैं। यांग शियाओ भी बहुत उत्साहित हो गया था। आकाश में तैरती काली आग की अनगिनत लपटें धीरे धीरे हेमिंग के शरीर में समा गईं। उसका आकार तेजी से घटने लगा। वो मेरे पास आकर लेट गया। जियांग वोई ने मेरी तरफ देखा, ध्यान रखना, और चले गए। नक्शा खोलकर मैंने रास्ता देखा, फिर हेमिंग पर सवार होकर चल दिया। 3 सिर वाले सांप और उसके जीवन रत्न को खाने के बाद हेमिंग का शरीर 1 मीटर और बढ़ गया था और विकास मूल्य में 10 अंक जुड़ चुके थे। इसी रफ्तार से 4-5 दिनों में हेमिंग एक बार और विकसित हो सकता था। इस बार विकसित होने पर हेमिंग का जीवन स्तर ऊंचे बुलावे तक पहुंच जाएगा और उसकी प्रतिभाएं एस स्तर की हो जाएंगी। फिर उसकी ताकत और भयानक हो जाएगी। तभी दूर से बहुत बड़ी आवाज आई। दहाड़ और गरज के साथ एक विशाल जंगली सांड हमारी तरफ बढ़ा आ रहा था। उसके पूरे शरीर पर गहरे पीले रंग की मोटी कठोर शल्क जमी थी। उसके 2 सींग 30 मीटर से भी लंबे थे। उसके पांव जहां पड़ते थे जमीन चटक जाती थी। यह मेरा दूसरा कार्य था। 45वें स्तर का सींग वाला जंगली सांड। मैंने बिना देर किए हेमिंग पर बल बढ़ाने वाला मंत्र लगा दिया। हेमिंग ने दहाड़ लगाई। उसका शरीर पल भर में विशाल हो गया। काली आग फटे पड़ी और साथ में सोने की रोशनी चमकी। उसकी पूरी ताकत एक साथ खुल चुकी थी। उसी वक्त सांड ने अपने तीखे सींगों से भीषण टक्कर मारी। हेमिंग ने अपने दोनों अगले पंजों से उसे रोक लिया। उस भयानक टक्कर में हेमिंग पीछे की तरफ उछलता चला गया। जमीन पर उसकी पंजों की लंबी लंबी खांचे बनती जा रही थी। दोनों विशाल जीव देखते ही देखते हजारों मीटर दूर निकल गए। कमान केंद्र में यांग शियाओ ने तुरंत आवाज दी, सबको सूचित करो, रास्ते के सभी छात्र जल्दी से दूर हट जाएं। चैन निंग का बुलावा प्राणी जब लड़ता है तो उसे किसी की परवाह नहीं होती। महिला अफसर ने तुरंत वो सूचना प्रसारित कर दी। हेमिंग ने अपने पंजों को काली रोशनी से भरा, पूरी ताकत लगाकर सांड को उलट दिया। उसका विशाल शरीर जमीन
जमीन पर आ गिरा, धूल के बादल छा गए। उसी वक्त 2 लड़के और 3 लड़कियों का एक समूह सैकड़ों मीटर भागकर दूर निकला और उस दृश्य को देखकर हैरान था। यही वजह थी कि कमान ने हमें दूर हटने को कहा। अच्छा हुआ जल्दी भाग आए, वरना उसी की चपेट में आकर जान गंवा देते। पर एक जानवर 45वें स्तर का है, दूसरा सिर्फ 16वें का, ये कैसे हो सकता है? अरे तुम कह रहे हो कि यह 16वें स्तर का है? पांचों की नजरों में एक साथ अविश्वास था। उसी इलाके में तैनात एक महिला गुरु को शोर सुनाई दिया। वो तुरंत मामला संभालने दौड़ी, लेकिन जियांग वुई चुपचाप उनके सामने आ खड़े हुए। कोई बात नहीं, ये हमारे यूनक्यू के पहले साल के छात्र का बुलावा प्राणी है। ये सुनकर वह महिला गुरु चौंक गई। पहले साल का? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? उसकी यह प्रतिक्रिया देखकर जियांग वुई के होंठ थोड़े ऊपर उठे। हाँ, इस पीढ़ी में वो सच में अच्छा है। महिला गुरु स्तब्ध रह गई। अच्छा नहीं, ये तो कोई अद्भुत खिलाड़ी है। पहले साल में ही चौथे स्तर जैसी ताकत, मैंने तो सुना तक नहीं। ये है बड़े देश के टॉप विश्वविद्यालय की असली कीमत। वो तुम्हारा छात्र है। जियांग वुई के चेहरे पर थोड़ी अजीब शर्म आई। हाँ, मान लो जी फेई उनकी बचपन की साथी थी, उनका छात्र मतलब उनका ही छात्र। ये बिल्कुल उचित था। उसे सुनकर महिला गुरु की आंखों में ईर्ष्या आ गई। आधे घंटे बाद हेमिंग ने आखिरकार सींग वाले सांड को निगल लिया। उसने चारों तरफ खूंखार नजरें फेरी, मालिक को न देखकर तुरंत वापस मुड़ा। थोड़ी दूर पर उसने 50 मीटर से बड़े एक मेंढक को मुझ पर हमला करते देखा। वो बुरी तरह क्रोधित हो गया। वो पलक झपकते ही वहां पहुंचा, एक भयानक पंजा मारा और उस 36वें स्तर के मेंढक को देखते ही मार डाला। ये देखकर मैंने राहत की सांस ली, हीलिंग मंत्र का इस्तेमाल किया और आधे घंटे के आराम के बाद हम दोनों 40वें स्तर से ऊपर के अन्य जानवरों का शिकार करने चल दिए। मैंने सोचा कि दोनों कार्य पूरे होने के बाद कार्य जमा करने वाली जगह वापस लौटना उचित नहीं होगा, उसमें बहुत समय लगता था। कुछ योगदान अंक कम हो गए तो हो गए। अब सबसे जरूरी था हेमिंग का जल्दी से विकास करना और फिर खुद 20वें स्तर पर पहुंचकर पुनर्जन्म वाले संसार में जाना। जब से मुझे पता चला कि मानवता की हालत कितनी खराब है, मुझे लगातार कोई अजीब बेचैनी हो रही थी। गहरी रात, पहाड़ों में दहाड़े गूंज रही थी। हेमिंग के पूरे शरीर पर भयानक रौब लिपटा हुआ था। उसके पांवों के नीचे 2 42वें स्तर के जानवर पड़े थे। काली आग उनकी लाशों को निगल रही थी और उनको ऊर्जा बनाकर हेमिंग के शरीर में धकेल रही थी। मैं जोर जोर से सांस ले रहा था। मेरी मानसिक शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। हीलिंग मंत्र भी जारी नहीं रख पा रहा था। दिमाग बहुत कमजोर हो चुका था और शरीर भी थक कर चूर था। हर जगह दर्द हो रहा था। पहले मैंने अपने शरीर से हेमिंग का बोझ कई मिनट तक उठाया था, लगभग पलट गया था, लेकिन इसकी कमाई बहुत थी। पूरे दिन में हमने 15 से भी ज्यादा 40वें स्तर से ऊपर के जानवरों को मार डाला था। हेमिंग का सामान्य शरीर अब 58 मीटर लंबा हो चुका था और उसके सभी गुण बढ़कर कुल 300 से अधिक हो गए थे। अगर अब हम फिर से सींग वाले सांड से भिड़ते तो 10 मिनट में ही निपट जाते। और इन 2 42वें स्तर के जानवरों पर तो पूरी तरह रौब जमा था। विकास मूल्य में 195 अंक जुड़ चुके थे। पूर्णता से अभी 1020 अंक कम थे। जब मैं वापस हैंगवान अड्डे पर लौटा तो सबने राहत की सांस छोड़ी। महिला अफसर ने लार निगलते हुए कहा, इतना भयानक? एक दिन में 15 40वीं स्तर से ऊपर के जानवर मार डाले। अगर इनका योगदान अंक में बदलें तो 2000 से भी ज्यादा बनते। ये सुनकर सबके चेहरों पर प्रशंसा थी। हमारे हैंगवान अड्डे पर अभी जो छात्र सबसे अधिक अंक लेकर आया है वह 700 पर है। हाँ, वह भी यूनक्यू का ही है। चौथे साल का किंग कोंग, जो 3 साल पहले शीतकालीन टॉपर था। दूसरे अड्डों पर? यांग शियाओ ने पूछा। महिला अफसर ने तुरंत जांच की। बेलुंग और बाकी कुछ विश्वविद्यालयों वाले लुओशियांग अड्डे में सबसे ज्यादा योगदान अंक 1000 है। उसके बाद दक्षिण के यूनटियन विश्वविद्यालय 890, पश्चिम के किंटियन विश्वविद्यालय 850। इस बार के उत्परिवर्ती जानवरों के सफाई अभियान में कुल 100 से भी ज्यादा विश्वविद्यालय भाग ले रहे थे, जो 10 सैन्य अड्डों पर बांटे थे। पहले सबसे बड़े पहाड़ी क्षेत्रों से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे आसपास के इलाकों में। इसमें कई महीने लगेंगे या शायद और भी, जब तक कि जानवरों की संख्या इतनी न घट जाए कि वे शहरों के लिए खतरा न रहें। इतनी बढ़त कैसे हो गई? यांग शियाओ ने माथा सिकोड़ा। न सिर्फ छात्रों में पहले स्थान का अंतर था, बल्कि सफाई की गति में भी लुओशियांग अड्डा सबसे आगे था। महिला अफसर ने उत्तर दिया, बेलुंग विश्वविद्यालय हर साल सबसे ऊपर रहता है, इसलिए ज्यादातर छात्र वहीं दाखिला लेना पसंद करते हैं। इस बार तो प्रतिभाओं का जमावड़ा है। आप समझ सकते हैं कि उनके बीच की होड़ कितनी भयानक होगी। हर कोई पूरा जोर लगा रहा है, किसी को पीछे नहीं रहना है। पर यह अच्छी बात है, वे जितनी जल्दी सफाई करेंगे उतनी ही जल्दी दूसरे अड्डों की मदद कर पाएंगे। हमारे अलावा जिन 5 अड्डों पर टॉप विश्वविद्यालय तैनात हैं, बाकी 13 अड्डों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ 20वें स्तर से ऊपर के जानवरों की संख्या बिल्कुल नहीं घटी है। यांग शियाओ ने सिर हिलाया। तो हमें भी तेजी करनी है, कोशिश करनी है कि दूसरे अड्डों की मदद कर सके। जब मैं रात के करीब 2:30 बजे कार्य जमा करने वाली जगह पहुंचा, रास्ते में अभी भी रोशनियां जल रही थी। कई छात्र अपनी हथियारबंद गाड़ियों से उत्परिवर्ती जानवरों को खींच लाए थे और खुले में बारबेक्यू कर रहे थे। अपने कार्य जमा करने के बाद मेरी रैंकिंग रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ गई। 1245वें से 10वें स्थान पर आ गई। मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि वापस अपने कमरे की तरफ चल दिया। दरवाजा खोला तो फैंग ये तुरंत झपटा, मुझे राक्षस की तरह देखने लगा। सच सच बताओ चेन निंग, क्या तुम इंसान की खाल में छुपा कोई दूसरी जाति एलियन हो? ये ताकत का फैलाव बहुत बेतुका है। मैं मुस्कुराया, बिना कुछ बोले कुर्सी पर बैठ गया। अब विश्व
विश्वविद्यालयों के साझा मंच पर बवाल मचा है। सबको लग रहा है कि कोई पुराना छात्र तुम्हें साथ लेकर गया और वे इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। पहले जब तुमने तीसरे स्तर के कार्य पूरे करके 100 योगदान अंक लिए थे तो थोड़ी गुंजाइश थी, पर अब तो लगभग हर कोई शक कर रहा है। सबको लगता है कि यह बहुत झूठा है। हाँ, किंग कोंग सबसे बुरी तरह फंस गया है। सबके तीर उसी पर लग रहे हैं। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्यों? उसी समय मेरी स्मार्ट कलाई पर एक दोस्ती का अनुरोध आया। भेजने वाला था वही पुराना छात्र किंग कोंग, जिस पर लोगों को शक था कि उसने मेरे लिए अंक बनाए हैं। मैंने सहमति दे दी। मेरी सहमति के बाद किंग कोंग ने बस एक ही बात लिखी, क्या कल 52वें स्तर के पत्थर छिपकली ड्रैगन यानलोंग में रुचि है? इस वक्त मैं उसका संदेश देख रहा था। मैंने लिखा, मुझे सिर्फ जीवन रत्न, लाइफ क्रिस्टल और विशाल पत्थर छिपकली ड्रैगन की लाश चाहिए। योगदान अंक तुम ले लेना। मिलने की जगह और समय तय हुआ और अगले दिन मैं अड्डे के मुख्य दरवाजे के बाहर गया। किंग कोंग ने मुझे इशारा किया। उसके पास एक सुंदर लड़की और एक लड़का था। लड़की ने कहा, नमस्ते, मैं ये केक्सी हूँ। लड़का था, वांग याओ। मैंने सिर हिला दिया। फिर चारों एक हथियारबंद गाड़ी में बैठकर पहाड़ों में घुस गए। रास्ते में किंग कोंग ने समझाया, इस विशाल पत्थर छिपकली ड्रैगन में थोड़ा राजा स्तर का खून है। इसकी प्रतिभा साफ नहीं है। हमें बहुत सावधान रहना होगा। मैं और वांग याओ मुख्य हमला करेंगे। केक्सी दूर से ताकत बढ़ाएगी और हील करेगी। चेन निंग, तुम्हारे बुलावा प्राणी की ताकत कैसी है? मैंने हल्के से कहा, इस छिपकली से भिड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर तीनों की आंखें चमक उठी। उन्हें लगा कि उन्होंने सही आदमी चुना है। पहले वे सोच रहे थे कि अगर मेरी ताकत सिर्फ 40वें स्तर के जानवरों के बराबर होती तो इस लड़ाई में हमारा कोई काम नहीं था। अब मुझे इतना भरोसा देखकर वे भी निश्चिंत हो गए। गाड़ी 200 किलोमीटर चलने के बाद रुकी। किंग कोंग ने कदम रोकते हुए कहा, यही जगह है जहाँ यह विशाल पत्थर छिपकली ड्रैगन रहती है। जाकर इसे बहला लाता हूँ। तुम लोग तैयार हो जाओ, किंग कोंग ने कहा। मैंने हल्के से कहा, जरूरत नहीं। फिर अपनी इच्छा से 58 मीटर लंबे काले भेड़िए को बुला लिया। उसकी भयानक उग्रता पूरे वातावरण में फैल गई। उसकी दहाड़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के हजारों जानवर डरकर भागने लगे। ये देखकर तीनों थोड़े चौंके। उसी दहाड़ के जवाब में पत्थर की गुफा के भीतर एक जोड़ी पीली खड़ी पुतलियां खुल गईं। भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ और आकाश को चीरती हुई दहाड़ के साथ विशाल पत्थर छिपकली बाहर आ गई। उसके हर कदम से जमीन हिलती थी। 500 मीटर से भी बड़ा उसका शरीर चट्टान जैसी शल्कों से ढंका। उस पर लिपटी शक्ति देखकर किंग कोंग, वांग याओ और ये केक्सी के चेहरे गंभीर हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने उसे कम करके आंका था, पर मेरे चेहरे पर अब भी शांति थी। मैंने हेमिंग को अपनी इच्छा भेजी। वो तुरंत 500 मीटर के करीब बढ़ गया। काली आग लपकने लगी। सोने की रोशनी फैल गई। उसका रौब और भी भयानक हो गया। ये दृश्य देखकर तीनों सन रह गए। सामने विशाल पत्थर छिपकली की आंखों में घमंड था। वो भांप सकती थी कि इस जीव का जीवन स्तर उससे कम था। सिर्फ उसकी काली आग से उसे थोड़ा खतरा महसूस हो रहा था। तभी हेमिंग ने हल्की सी उपेक्षा दिखाई। छिपकली क्रोध में आ गई। उसने अपने अगले पैरों से जमीन पर जोर मारा। जमीन चटक गई और सैकड़ों मीटर लंबे पत्थर के नुकीले खंभे हेमिंग की तरफ बढ़ चले। हेमिंग ने न टलना न हटना, बल्कि अपने ही शरीर को रोक बनाकर हम चारों के आगे खड़ा हो गया। उसके पंजों पर काली रोशनी फैली और उसने उन खंभों को चूर चूर कर दिया। इसी बीच पत्थर छिपकली दहाड़ती हुई आई। उसने अपना 100 मीटर से भी बड़ा मोटा पंजा हवा फाड़ते हुए भारी प्रहार किया। हेमिंग तेजी से बाजू को हटा, फिर एक पंजा मारा, पर उसने सिर्फ उसके कवच की एक पतली परत ही खरोंची। तब पत्थर छिपकली मुड़ी और एक और पंजा हेमिंग पर दे मारा। इस बार अपनी शक्ति की प्रतिभा लगा दी थी। पीली रोशनी तेजी से चमकी। उसके प्रहार का वजन भयानक बढ़ गया, जैसे कोई पर्वत गिर रहा हो। हवा चटक उठी। हेमिंग के शरीर पर सोने की रोशनी कुछ पल भी न टिक पाई। वो चटक गई और हेमिंग कई मीटर पीछे धकेला गया। किंग कोंग ने तुरंत कहा, केक्सी, जल्दी पूरे समूह पर बल बढ़ाना। सारे एकल बल वाले मंत्र चैन निंग के बुलावा प्राणी पर डाल दो। वो बहुत सूझबूझ से काम ले रहा था। वो समझ गया था कि पत्थर छिपकली उसके सोचे से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। ये 50वां स्तर और राजा स्तर का खून वाला जीव उनके बस की बात नहीं थी। एक ही स्तर पर लड़ना भी बेहद मुश्किल था, लेकिन साथ ही वो दंग था। ये बुलावा प्राणी 16वें स्तर पर रहकर 52वें स्तर के जीव से टक्कर ले रहा था। बीच में 36 स्तरों का अंतर था। उसकी ताकत कितनी भयानक थी, ये केक्सी तुरंत सहमत हो गई। उसके शरीर पर चमकीला सुनहरा प्रकाश फैलने लगा और चारों लोगों तथा हेमिंग के पांवों के नीचे 5 कोने वाली रेखाएं चमक उठी। एक शक्ति लगातार आने लगी। फिर ढेरों बल छल्ले सिर्फ हेमिंग पर लग गए। हेमिंग के सभी गुण अचानक बहुत बढ़ गए। ये देखकर ये केक्सी दंग रह गई। ये सब बल किंग कोंग पर लगने पर उसे कम से कम 2 गुना मजबूत बना देते, पर इस बुलावा प्राणी पर असर बहुत हल्का था। यह अपने आप में खौफनाक था। उसने हाथ नहीं रोका, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल किया। दंड देने वाली देवी की शरण। थोड़ी देर के मंत्रोच्चार के बाद काले भेड़िए के ऊपर धीरे धीरे एक देवी की परछाई बनी, जो दोनों हाथों में तलवार लिए समस्त संसार को तुच्छ समझ रही थी। फिर उसने अपनी बंद आंखें खोली। मानो सब कुछ मिटा देने वाला भयानक दबाव फूट पड़ा। मैंने भी चुपचाप बल बढ़ाने का मंत्र दे दिया। इन सबके मिलने पर हेमिंग के गुण सीधे 2000 पर पहुंच गए और उसकी जादुई शक्ति बढ़ने से काली आग और भी गर्म हो गई। यहाँ तक कि 100 मीटर दूर खड़े हमें भी उसकी भयानक गर्मी महसूस हो रही थी। ये बदलाव देखकर पत्थर छिपकली बहुत गंभीर हो गई। उसने अचानक हमारी तरफ देखा, किंग कोंग की तरफ, और उसकी पुतलियां गुस्से से भर गईं। किंग कोंग का शरीर तन गया। उसने
उसने तलवार खींच ली और अपनी प्रतिभा चरम सीमा से परे का इस्तेमाल किया। उसके पांव के नीचे की मिट्टी फट गई। वह एक झटके में पत्थर छिपकली के सिर के ऊपर पहुंच गया और पल भर में 10-15 तलवारें चला दी, पर वे पत्थर को काटने जैसी थी, कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। किंगकोंग ने और नुकसान नहीं उठाया, वो तुरंत पीछे हट गया, पर जैसे ही वह उसके सिर से कूदा, पत्थर छिपकली ने दहाड़ मारी। अगले ही पल पीली हवा का धमाका हुआ जो 100 मीटर तक फैल गई। एक ऐसा क्षेत्र बना जिसमें अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण था। वो गुरुत्व किंगकोंग पर टूट पड़ा। उसका शरीर हवा से जमीन पर देहात गिरा। वो मुश्किल से उठा ही था कि ऊपर से एक विशाल पंजा उस पर पड़ने वाला था। ये केक्सी का चेहरा सफेद हो गया। उसने अपने सारे बचाव ढाले, पर वे कागज की तरह फट गए। एक सेकंड भी नहीं टिके। किंगकोंग के मन में निराशा छा गई। वह अपनी मांस फाड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह विशाल पंजा उसे कुचलने वाला था, एक काली परछाई झट से वहां पहुंची। उसकी भीषण टक्कर ने पत्थर छिपकली को पलट दिया, जैसे कोई पर्वत गिर पड़ा हो। किंगकोंग ने सामने खड़े विशाल काले भेड़िए को देखा। उसकी आंखों में आभार था। वो तेजी से उससे दूर जा गिरा। अपनी जगह पर लौटकर किंगकोंग के चेहरे पर हल्की कड़वाहट थी। मुझे नहीं पता था कि इस पत्थर छिपकली में दूसरी प्रतिभा भी है। इसकी लड़ाई क्षमता 55वें स्तर के जानवर से भी अधिक होगी। अब हम पूरी तरह बेकार हैं। पहले हमें डर था कि चेन निंग कहीं कमजोर निकलेगा, पर अब तो बात ही उलट गई। अगर यह काला भेड़िया न होता तो मैं अब तक मर चुका होता। उसी वक्त पीला क्षेत्र फैला। उस भयानक गुरुत्व ने हेमिंग को दबाना शुरू कर दिया। किंगकोंग ने चिंतित होकर पूछा, क्या ये जीत पाएगा? ये केक्सी ने अपने दांत कस लिए। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें बह रही थी। वो पूरी ताकत से हेमिंग पर बल और हीलिंग बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। नहीं तो हम सब वापस चलें। ये कार्य छोड़ दो, मैंने हल्के से कहा। तुम लोग 1 किलोमीटर पीछे हट जाओ। हेमिंग अपना अंतिम कौशल लगाने वाला है। तीनों चौंक गए। ये ताकत भी उसकी पूरी नहीं थी, पर वे केवल पल भर रुके और फिर बिना पीछे देखे भाग गए। आधे मिनट बाद जब वे 1 किलोमीटर दूर खड़े होकर पीछे मुड़े तो एक ऐसी भीषण दहाड़ ने पूरे आकाश और धरती को कपा दिया। भयानक काली आग बरसने लगी जो हजारों मीटर में फैल गई। हेमिंग पर लिपटी उग्रता चरम सीमा पर पहुंच गई। ऐसा लगा जैसे हजारों मीटर के दायरे में सब कुछ समाप्त होने को आ रहा हो। एक 700 मीटर बड़ी उसकी भयानक परछाई धीरे धीरे जमती गई, जो हर चीज को निगल जाने की लालसा कर रही थी। तीनों के चेहरे पीले पड़ गए। उनके दिलों में गहरा डर समा गया। ये केक्सी के तो पैर कांपने लगे। वो खड़ी नहीं रह पा रही थी। उसे लग रहा था कि जो दंड देने वाली देवी हेमिंग को शरण दे रही थी, वो इस शक्ति के आगे पूरी तरह बिखर गई है। उस पर इसका असर ऐसा था जैसे किसी ने उसके पूज्य देवता को एक थप्पड़ में मार डाला हो। इस बीच पत्थर छिपकली की पुतलियां डर से भर गईं। वो काली आग के बीच खड़ी थी। उसके शरीर पर चट्टानी कवच की परतें पिघल रही थी। उसकी पीली हवा शरीर से अलग होते ही काली आग ने उसे निगल लिया और उसका भारी भरकम क्षेत्र भी दबकर रह गया था। हेमिंग ने फिर उपेक्षा का भाव दिखाया। पत्थर छिपकली गुस्से से दहाड़ उठी और आगे झपटी। उसने काली आग को चीरते हुए पीली रोशनी से भरे अपने पंजे को हेमिंग पर पटक दिया। हेमिंग ने न टलना न हटना। उसकी भयानक परछाई ने काली आग से बने अपने पंजे को बिजली की तरह चीरते हुए आगे बढ़ाया। दोनों टकराए। काली और पीली लहरों का धमाका फैला। भीषण शोर चारों तरफ गूंज उठा। पत्थर छिपकली को अचानक अपने पंजे में तेज दर्द हुआ। उसकी मजबूत कवच परत उस काली आग के पंजे ने फाड़ डाली थी और उसकी भयानक गर्मी उसकी जान को धीरे धीरे चूस रही थी। वो घबरा गई। उसने अपनी पूरी प्रतिभा झोंक दी। अचानक मुड़कर अपनी 100 मीटर लंबी दुम को तेज हवा के साथ झटक दिया। हेमिंग हल्का उछला, हमले को चकमा दिया, फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ और अपना पंजा दे मारा। पत्थर छिपकली दर्द से दहाड़ने लगी। वो हमेशा अपने मजबूत कवच के दम पर रौब जमाती थी। उसे शायद ही कभी चोट लगी हो, पर अब वो बुरी तरह घायल होने के करीब थी। साथ ही उसकी रक्षा और ताकत भले ही बहुत थी, पर वो धीमी थी और भद्दी। जबकि हेमिंग उस भयानक परछाई के प्रहारों की दूरी के सहारे उसे काटता हुआ लगातार घूमता रहा। वो पत्थर छिपकली बस पैर पटकती रही, लाचार और क्रोध में दहाड़ती रही। आधे घंटे की घिस्सी के बाद पत्थर छिपकली के चारों पैर डगमगाने लगे। उसकी जान लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसकी आंखों में सिर्फ भय था। हेमिंग के दिल में कोई हिलो नहीं उठी। उसकी खड़ी पुतलियों के अंदर सिर्फ लालच था। काली आग खौल उठी। उसने पंजा उठाया और आखिरी प्रहार किया। पत्थर छिपकली ने हार न मानने वाली दहाड़ मारी। उसका विशाल शरीर ढह गया और उसी वक्त काली आग ने उसे पूरा निगल लिया। हवा में एक मानव रहित ड्रोन तेजी से उड़कर ऊपर आ गया। कमान केंद्र में लोगों ने जमीन पर बिखरी विनाश की तस्वीर देखी। सब हैरान थे। यांग शियाओ की नजर उस खड़े काले भेड़िए पर टिकी थी। पत्थर छिपकली का कहीं कोई निशान नहीं था। वो समझ गया। उसने ठंडी सांस भरी और तारीफ करते हुए कहा, ये बंदा मुझे कितने तोहफे देगा? पहले 2 बड़े स्तर पार करना मानवता की सीमा थी, फिर 3 बड़े स्तर पार करके 3 सिर वाले सांप को मार डाला और अब 16वें स्तर पर रहते हुए 52वें स्तर के राजा खून वाले जीव को काट डाला। पूरे 4 बड़े स्तरों का अंतर। मुझे पूरा यकीन है कि दूसरी जातियों का निशाना चेन निंग ही होगा। वो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, ठीक से बिछाई जाएगी। ये बड़ी मछली पकड़ने का जाल मजबूत बनाना होगा। कल चेन निंग के 3 सिर वाले सांप को मारने की वीडियो रिकॉर्डिंग को विश्वविद्यालयों के साझा मंच पर डाल देना, ताकि सभी को पता चले कि हमारे महान देश में ड्रैगन पैदा हुआ है। सबके चेहरे उत्साहित थे। उन्होंने हाँ में जवाब दिया। किंगकोंग, वांग याओ और ये केक्सी वापस वहाँ लौट आए। ये केक्सी के चेहरे पर ढेर सारा सम्मान था। चेन निंग, तुम्हारा ये बुलावा प्राणी कितना भयानक है। वांग याओ
और किंग कोंग ने भी सिर हिलाया। किंग कोंग ने कहा, दूसरे विश्वविद्यालय वाले कहते हैं कि मैं तुम्हें साथ ले गया, पर सच ये है कि तुम मुझे साथ ले गया। इस बार मैं और वांग याओ ने कुछ भी नहीं किया। योगदान अंक तुम और केक्सी बांट लो। मैंने सिर हिलाया। जैसा पहले तय था वैसा ही रहे। मैं अब भी 50वें स्तर से ऊपर के जानवरों को मारना चाहता हूँ। तुम लोग मेरे साथ चल सकते हो? हेमिंग ने पत्थर छिपकली और उसका जीवन रत्न खा लिया तो विकास मूल्य में 150 अंक का इजाफा हुआ। 40वें स्तर के जानवर से मिलने वाले 10 गुना। अगर ऐसे 10 और मार लिए तो शायद अगली बार विकसित हो जाए। किंग कोंग की आंखें चमक उठी। उसने खुशी से स्वीकार कर लिया। ये केक्सी का सहायक योगदान भी बहुत अहम था। फिर तीनों ने 50 से 54वें स्तर के जानवरों को साफ करना शुरू कर दिया। देर रात तक जब मैंने देखा कि हेमिंग का विकास मूल्य पूर्ण हो चुका है तो मैं उनसे लौटने को कहा। कमान केंद्र में सब तारीफ कर रहे थे। उन्होंने एक ही दिन में 11 50वें स्तर से ऊपर के जानवरों को मार डाला था, जो गुरुओं से भी तेज था। पास की महिला अफसर ने बताया, पूरे बैलियन पर्वत में 50वें स्तर से ऊपर के जानवर कुल 1000 से कुछ अधिक ही हैं। इसी रफ्तार से 1-1.5 महीने में सब साफ हो जाएंगे। यांग शियाओ ने संतोष भरे सिर हिलाया। ये 50वें स्तर के जानवर ही पशु बाढ़ के मुख्य कारण थे। इन्हें मारने के बाद उनसे भी ताकतवर बुद्धिजीवी विशाल जीव आसानी से हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। मैं अपने कमरे में लौटा। अपने खास उपकरण से योगदान अंक के बदले 10 दूसरे स्तर के जीवन रत्नों का आवेदन कर दिया। योगदान अंकों की खरीद शक्ति क्रेडिट अंक से ज्यादा थी। यह अगली पंक्ति की व्यापार प्रणाली थी जो सिर्फ मानवता के योगदान से मिलती थी। जानवरों की सफाई करना निश्चित ही योगदान था। जल्द ही जीवन रत्न आ गए। मैंने एक बीमा बक्सा खोला, उन अंगूठे भर के 10 रत्नों को अपने हाथ में पकड़ लिया। रत्न तुरंत फूट गए, टुकड़ों की बाढ़ से मेरे शरीर में समा गए और मेरा स्तर तेजी से 20 तक पहुंच गया। अपने व्यक्तिगत पैनल पर दूसरे स्तर का प्रतीक देखकर मैंने बिना रुके उसे दबा दिया। पल भर में एक सफेद चमक चमकी और जब मेरी नजर साफ हुई तब मैं एक विशाल मैदान में खड़ा था और सामने एक पारदर्शी फ्रेम दिख रहा था। निर्देशांक 009696। यह एक ऐसा संसार है जो दूषित जातियों ने घेर लिया है। वे सबको गुलाम बनाते हैं, अपनी प्रजाति बढ़ाते हैं। कार्य, दूषितों को मारना। व्यक्तियों की संख्या 1। समय सीमा 24 घंटे। ने ब्लू स्टार पर अपने आप लौटना संभव नहीं है।